तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव कर रहे हैं और हमारा जो रूल है वो फर्स्ट वाला रूल ये अभी चल रहा है, एक राशि दूसरी राशि को साथ लेकर चलती है। तो कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं और 12 राशियों को अगर हम घुमाएंगे तो 12 गुना 12 144 स्टोरी बन जाती हैं। तो इतनी सारी तो मैं अभी आपको ये बेसिक में नहीं एक्सप्लेन कर रहा, तो फुल जो वाला है जो पैकेज है आप उसमें ये सारी वीडियोस देख पाएंगे, या आप मुझसे बुक मंगवा सकते हैं, उसमें सारी डिटेल में ये सारे 144 स्टोरीज पार्ट 1 बुक में लिखी हुई हैं। और जो लोग डिजिटली पढ़ना चाहते हैं वो अमेज़ॉन किंडल के भी ऊपर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको लेके चलता हूँ, लियो राशि हमारा 5th हाउस है, लियो राशि हमारा लगन है और हम उसके 4th हाउस में जा रहे हैं। और 4th हाउस के अंदर देखोगे तो आप लियो लगन में 8 नंबर राशि ये वृश्चिक, और उसकी दूसरी राशि है जो 1 नंबर है वो 9th हाउस में चली गई है। तो अब हमने इसको कैसे प्रोडिक्ट करना है हम उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम ग्रह के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राशि से ही हम पर्सन का फलादेश कर रहे हैं। इनके घर का वातावरण गुप्त और सीक्रेट हो सकता है। देखो जो 4th हाउस होता है वो घर होता है, गुप्त और सीक्रेट होता है वो 8 नंबर राशि होती है, ठीक है। ज़्यादा ये घर का बेज जो है वो बाहर के लोगों को नहीं देते। इनका जन्म एक पुराने घर में होता है। 8 नंबर क्या होता है, पुरानी चीज़ें होती हैं, जॉइंट फाइनेंसेस। तो पुराने घर के अंदर इनका बेसिकली जन्म हुआ है। खराब योग में परिवार में किसी को गंभीर रोग भी हो सकता है। अब गंभीर रोग कौन से होते हैं, जैसे कैंसर, लकवा, ठीक है, ऐसे जो बड़े बड़े रोग होते हैं, किडनी फेलियर्स, लाइक बड़े रोग हैं वो 8 नंबर राशि से जो आते हैं वो सारे यहाँ से फैमिली में इनकी किसी न किसी को ज़रूर हो जाते हैं। तो इनके घर में जॉइंट फाइनेंसेस प्रभावित होते हैं। जॉइंट फाइनेंसेस भी मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी के मामले में फाइनेंस के, जैसे पिता ने वसीयत नहीं लिख के दी, लाइक दिस। तो जॉइंट फाइनेंसेस के जो इश्यूज़ हैं वो बड़े लंबे लंबे पड़े रहते हैं। भाई अमेरिका चला गया, एक यहाँ इंडिया में बैठा है, बहन बंगाल में शादी हो गई, अब किसी का फैसला नहीं हो रहा प्रॉपर्टी का, तो एक भाई बैठा हुआ है बीच में फंसा हुआ है। इसको जॉइंट फाइनेंसेस के मुद्दे बोलते हैं। अच्छे योग में इनको घर विरासत में मिलता है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो डेफिनेटली मिल जाएगा। मंगल भगवान की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति इस बारे में हमारे को गाइड करेगी। तो जब भी ये लंबी यात्रा करते हैं तो घर में परेशानी आ जाती है। अब दूसरी राशि एक्टिवेट हो गई। लंबी यात्रा कौन से हाउस से आते हैं, 9th हाउस में से। अब उसके अंदर क्या है, 1 नंबर राशि है। अब मान लो ये बंदा फॉरेन चला गया या घर से निकला फॉरेन जाएगा, तो पीछे से घर में किसी की एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी, लाइक दिस। उसने क्या एक्टिवेट किया था, 9th हाउस एक्टिवेट किया था, फॉरेन ट्रैवल या लॉन्ग ट्रैवल ऐसा कुछ किया था, घर में पीछे से कोई दिक्कत आ गई, ठीक है। अगर ये परमानेंट विदेश है, दूर लंबे स्थान से बाहर रहे हैं, तो घर में किसी की मृत्यु और दुर्घटना जैसे अंग हानि के योग भी हो सकते हैं। इनका ससुराल इनके घर के माहौल को बहुत प्रभावित करता है। अब ससुराल हम कहाँ से लेते हैं, 9th हाउस से। इनके घर को प्रभावित करता है, घर कौन सा हो गया, 4th हाउस। उसके अंदर राशि कौन सी आ गई, 8 नंबर। तो सारा दिन घर की बातें रहेंगी, ये बीमार है, हमारा घर ये ख़त्म नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी के रोले नहीं ख़त्म हो रहे, ये वो इशू, फैमिली के ससुराल वालों के साथ में लेडीज़ जो हैं वो सारी बातें इधर की उधर की इधर होती रहती हैं। इनके घर के वातावरण को प्रभावित करते हैं। परिवार और कारोबार के मामले में भी कुछ ना कुछ अड़चनें आती ही रहती हैं। अक्सर जीवन में इनके कार्य पूर्ण नहीं होते, बीच में ही अटके रहते हैं। तो बीच में अटके रहते हैं, कार्य संपूर्ण नहीं होते। तो कार्य संपूर्ण हम कहाँ से लेते हैं, जिस कार्य की शुरुआत की उसका अंत कैसा होगा, 4th हाउस। तो उसमें तो बैठी 8 नंबर राशि। 8 नंबर राशि का काम ही रोले झगड़े और मुसीबत है, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल मुसीबत ही है। अगर मंगल भगवान की पोजीशन अच्छी हो सकता है वो पर्सन डॉक्टर हो, 8th हाउस, स्कॉर्पियो वाले लोग डॉक्टर्स भी होते हैं, ठीक है ना, लाइक दिस। तो वो स्थिति जो है एट द एंड जो फाइनल रिजल्ट होगा वो मंगल भगवान को देख के बोलेंगे। बट ओवरऑल मोर देन 90% पर्सन की लाइफ में यही कुछ ही होगा, क्योंकि मंगल लाइफ में सदा अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। आपको ये बात समझनी चाहिए।
जो जॉडिक ने बता दिया वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास हैं। पास्ट लाइफ में ये लिखा हुआ है कि इसके घर के अंदर स्कॉर्पियो रिलेटेड इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। और ये बंदा 5 नंबर लगन है, ये अपनी लाइफ में 5 नंबर वाली एक्टिविटीज़, अपना रॉयल स्टाइल, सूर्य वाली आदतें ये लेके ही पैदा हुआ है। तो जॉडिक हमारे पास्ट कर्मा हैं बेसिकली, जो हमारी कुंडली के अंदर एक प्लेस के ऊपर बैठ गए हुए हैं, पास्ट कर्मा से। अब उस पास्ट कर्मा के अनुसार हमारे को एक्ट करना है। आज जो हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमारा फल निर्धारित होता रहेगा। प्लेनेट आएगा वो उसका हमारे को उसका फ्रूट देता रहेगा। तो ये जॉडिक्स होते हैं जो हमारी लाइफ में हमारे को हमारी डूज एंड डूज नॉट बताते रहते हैं कि अगर पर्सन ने फॉरेन जाना है, ठीक है, तो उसके घर के में पीछे से प्रॉब्लम आ जाएगी, वो उपाय करके जाए। ठीक है ना जी। अगर उसको पर्सन को मालूम है कि उसके घर के अंदर 8 नंबर राशि है और वो आलीशान मकान बना के बैठ जाएगा, खूबसूरत मकान बना लेगा ए ग्रेड क्वालिटी का, तो पता है घर के अंदर आज स्कॉर्पियो राशि है, घर के अंदर किसी को कैंसर, कोमा, लकवा, हार्ट अटैक हो ही जाएगा। इससे अच्छा है कि पर्सन पुराने मकान में रह ले, लाइक दिस। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिससे आप पर्सन को गाइड करोगे। ठीक है जी। तो आपको इसी तरीके से सारे हाउसेस की 144 स्टोरी उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जितना अच्छा आपका फलादेश होगा, सामने वाले को आप जितनी उसकी प्रॉब्लम को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उतना ही अच्छे से उसको उपाय दोगे। और सामने वाला पर्सन कन्विंस भी होता है इस चीज़ से कि यस यार, मतलब पर्सन ने मेरे बारे में बड़े अच्छे से बताया। तो कन्विंसिंग तो चलो एक अलग बात, एक पोर्शन है, वो भी ज़रूरी है एक प्रोफेशन के अंदर, बट सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी ये है कि चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि उसकी लाइफ में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, फिर उसके अनुसार उसको उपाय देना है। ठीक है जी। तो आप पूरी 144 कुंडलियों के ऊपर प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। सरस्वती ज्योतिष विद्यापीठ संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारी खाकी किताब बुक की सीरीज चल रही है जिसमें हम ज्योतिष का बेसिक से लेके प्रोफेशनल कोर्स तक आपको करवाते हैं। तो इससे पहले हमने बुक 1 पर बात की थी जिसमें हमने जॉडिक्स को बेस बनाकर बात की थी और ज्योतिष का एक रूल आपसे डिस्कस किया था, एक राशि दूसरी राशि को साथ लेकर चलती है। तो इस विषय पर हमने पूरी 144 स्टोरी जो है वो बनती हैं। जिन लोगों ने प्रोफेशनल कोर्स किया होगा वो उन्होंने पूरी वीडियो सुनी होगी 144। अदरवाइज मैंने आपको गाइड भी किया था कि आप अमेज़ॉन किंडल के ऊपर डिजिटली बुक को पढ़ सकते हैं या मैनुअली आप हमसे बुक मंगवा कर भी उसको स्टडी कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि आपको जब भी कोई बंदा आपके पास प्रेडिक्शन करवाने के लिए आता है, अपना होरोस्कोप दिखाने के लिए आता है, तो आप उसको अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओ। आपको उसकी की फीचर्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि भी वो हमारे से क्या पूछने के लिए आया है और उसका सल्यूशन का जो पार्ट है वो कहाँ पर है बेसिकली। बहुत सारे लोग हमने ये देखा है कि जब भी कोई कुंडली को देखते हैं वो कोई राहु से शुरू कर लेता है, कोई केतु से शुरू कर लेता है, कोई ये बोलता है कि आत्मा का कारक सूर्य है, वो वहां पर जाके बैठ गया है 8वें घर में, इसीलिए वो अब उसकी हेल्थ तो खराब होनी ही होनी है। तो लाइक दिस, लेकिन वो किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर बात नहीं कर रहे। D9, D5, D3, D20 उसमें मिसप्लेस्ड हो जाते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि हम ज्योतिष में सिर्फ 6-7 रूल्स को फॉलो करेंगे, जिसमें से हमने पहले रूल्स के ऊपर एक बात करी थी, एक राशि दूसरी राशि को साथ लेकर चलती है। आई होप आप सभी ने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और जिन जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस किया है वो एक अच्छे ज्योतिषी के रूप में अपने एरिया में आगे बढ़ रहे होंगे और बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिसको अच्छे से फलादेश करना आता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आता है, वही आदमी आगे जाके अच्छे से उपाय दे सकता है। तो अब हम बुक जो हमारी पार्ट 2 है हम उसकी तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने 12 लगन के बारे में बात की थी, मेष वृष मिथुन ऐसे करके ये 12 लगन हो गए। तो संसार में केवल 12 तरीके के लोग नहीं होते, ठीक है।
एक लगन 30 डिग्री का होता है, एक जॉडिक 30 डिग्री का होता है, एक भाव 30 डिग्री का होता है। पर हमने 12 लोगों के बारे में ही पिछली बार बात की थी। अब हम 12 लोगों से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि संसार में तो हजारों करोड़ टाइप के लोग हैं, सभी के जॉडिक अलग अलग हैं। एक एक डिग्री के ऊपर रिजल्ट चेंज हो जाता है, पर इतना मिन्यूट नहीं जाएंगे हम। हमारा पर्पस सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसका सोल्यूशन देना है। तो हमने कमीज के ऊपर कितने बटन लगे हुए हैं, आज आपने कौन से रंग की शर्ट पहनी हुई है, हमारे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ लेना देना एक ही बात से है कि हम सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उसको उसका बेस्ट सोल्यूशन दें। ठीक है जी। तो जब हम शुरू करते हैं तो एक राशि को हम 3 हिस्सों के अंदर बांटते हैं, उसको डेकने सिस्टम बोलते हैं, डेकने सिस्टम। तो डेकने सिस्टम क्या होता है? 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक फर्स्ट डेकने, 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक सेकंड डेकने और 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक थर्ड डेकने। 0 से लेके 10 फर्स्ट, 10 से लेके 20 सेकंड और 20 से लेके थर्ड तक थर्ड डेकने उसको बोलते हैं। इसको डेकने सिस्टम बोलते हैं बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है। ये डेकने सिस्टम क्या होता है? हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होता है। ठीक है। तो जो फर्स्ट डेकने होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है, 5th हाउस होता है वो हमारा पास्ट होता है और 9th हाउस जो हमारा होता है वो हमारा फ्यूचर होता है। फ्यूचर की योजनाएं आपने पढ़ा भी है, हमने पीछे पढ़ा था। तो फ्यूचर की योजनाएं 9th हाउस से आती है। इसी तरीके से जब भी कोई ग्रह और जॉडियक्स अपने फलादेश देते हैं तो वो इन 3 स्टेजेस में ही देते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और पर्सन को आइडेंटिफाई करने में भी ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई करने के लिए 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री के बीच में अगर पर्सन का लगन है तो फर्स्ट हाउस के बारे में ही हम बात करेंगे। फर्स्ट हाउस के अंदर जो जॉडियक पड़ा है उसके बारे में ही हम बात करेंगे। अगर मान लो उसके अंदर तुला राशि पड़ी है तो तुला राशि के बारे में बात करेंगे। उसकी दूसरी राशि तो साथ में देखेंगे, वो एक अलग मैटर है, बट ओवरऑल तुला राशि के हिसाब से उसका फलादेश कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर उसका जन्म 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में है और हमने तुला लगन के बारे में बात की है तो हम क्या करेंगे? उसके 5वें हाउस के अंदर जो जॉडियक होगा उसको मिला के पर्सन के बारे में बात करेंगे। तो 7, 8, 9, 10, 11। तो हम पर्सन की जो क्वालिटी होगी वो किस चीज की हो जाएगी? तुला लगन प्लस 11 नंबर राशि प्लस 5th हाउस। ठीक है जी, लाइक दिस। तो एक राशि दूसरी राशि को साथ लेकर चलती है, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन कुल मिला के आपको ये याद रखना है, फर्स्ट हाउस प्लस 5th हाउस मिला के पर्सन की एक क्वालिटी बनेगी, लगन की क्वालिटी। ठीक है। और 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के अंदर होगा तो हम लेंगे 9th हाउस। उसके 9th हाउस में जो जॉडियक होगा और लगन में जो जॉडियक है, दोनों को मिला के हम एक स्टोरी बनाएंगे, वो उस पर्सन की क्वालिटी है। आगे हम एग्जाम्पल के साथ में भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जैसे भी मैंने 7 नंबर लगन बोला था तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो 7 नंबर लगन के हिसाब से 9th हाउस में आ गया 3 नंबर जॉडियक, बुध की राशि आ गई। ठीक है। तो 7 नंबर राशि, 3 नंबर राशि, फर्स्ट हाउस लगन, 9th हाउस फ्यूचर की योजनाएं, ये सब मिला के पूरी एक स्टोरी मिक्सचर बनाएंगे और वो बंदे की वो पर्सनैलिटी होगी। वो पर्सन किस चीज में होगा? फ्यूचर में ज्यादा देखने वाला होगा। 5 सेकंड देखने वाला किसमें था? प्रेजेंट वैल्यूज के अंदर ज्यादा देखने वाला होगा, पास्ट लाइफ में उसका ध्यान थोड़ा ज्यादा होगा, सॉरी। और जो फर्स्ट में है वो प्रेजेंट वैल्यूज के ऊपर, एक्शन के ऊपर बिलीव करेगा कि मुझे आज इस चीज का एक्शन लेना है, लाइक दिस। तो हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ में समझेंगे ताकि हम जो हमारे पास पर्सनैलिटी आई है हम उस सोल को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके। जब तक हमारे को सामने वाले का कैरेक्टर अच्छे से नहीं पता होगा कि ये सोल क्या है, इसका स्वभाव कैसा है, ये किस कार्य के अंदर है, इसकी लाइफ के क्वेश्चंस क्या हैं, तो हम उसका अच्छे से फलादेश तो क्या करेंगे तो उपाय क्या देंगे। फलादेश ही गलत हो जाएगा तो उपाय ही गलत हो जाएगा।
तो सबसे पहले उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी आत्मा को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो इसकी तरफ हम एग्जाम्पल के तौर से बढ़ते, तो मैं एरिस राशि से ही ले रहा हूं। मान लो किसी बंदे का एरिस लगन है, मेष राशि का लगन है, और उसका जो जन्म है फर्स्ट डेकने में। फर्स्ट डेकने का मतलब है 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री के बीच में उसका लगन है, तो वो पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो हम यहाँ पे इस लगन वाले जातक बड़े भोले और खुले विचारों के हो सकते हैं। ऐसे जातक सीधी बात में विश्वास रखते हैं और फौरन जल्दी उत्तर दे देते हैं। फौरन जल्दी उत्तर दे देते हैं क्योंकि वो एक्टिव होते हैं, मार्स की क्वालिटी उसमें। कई बार तो ये सवाल से पहले ही जवाब दे देते हैं। ये लोग पहले कार्य करते हैं, बाद में विचार करते हैं, परंतु विचार आने पर तुरंत कार्य कर देते हैं। इनके कामों की कोई रूपरेखा नहीं होती, यानी कि प्लानिंगलेस ये काम करते हैं। किसी भी परिस्थिति में यह थोड़े से की तरह काम करते हैं, यानी जल्दी ये कर दो बस, ठीक है। इनकी बात में कोई यदि इनकी बात को कोई ना माने तो ये लोग बैठकर सोचते हैं कि क्या किया जाए। यानी कि मंगल की जो क्वालिटी होती है, एरिस की जो शुरुआत वाली क्वालिटी होती है, वो सारी क्वालिटी हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। सहनशीलता की कमी होती है, तेज चलते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, जल्दी उतर जाता है। किस्मत इनके गुस्से और जल्दबाजी के कारण इनको परेशानी में डाल सकती है। दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन्हें बहस और वार्तालाप पसंद है, इन्हें लाइन में लगना अच्छा नहीं लगता। लाइक दिस सो मेनी थिंग्स। आप एरिस राशि जो मंगल की जो हमारी नेचर्स होती हैं, आप उसको काउंट करके जो जो भी आप काउंट करना चाहें वो आप इसके ऊपर लगा देंगे, तो ये पर्सन की क्वालिटी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पर्सन की जो जन्म की डिग्री है वो 10 डिग्री से 20 के बीच में आएगी, तो 5वां हाउस काउंट करेंगे। लगन प्लस 5वां हाउस, यानी एरिस प्लस लियो राशि को मिक्स करके पर्सन की क्वालिटी बनेगी। कैसे बनेगी? ये जन्म योग के प्रभाव से जातक अनुशासन में रहने वाला होगा। अब देखो अनुशासन कहां से आया? सन से आया। सन सुबह निकलता है, शाम को अपने जाके छिप जाता है। आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, आपको नजर आए या ना आए, वो तो अपना काम देखो सिस्टमेटिकली कर ही रहा है। क्लॉक घड़ी अपनी टाइम पे चल ही रही है, ठीक है ना। क्लॉक जो होता है वो भी सन का प्रतीक होता है। कई लोग उसको बुध से ले लेते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन कर रहा है। कैलकुलेशन नहीं कर रहा, वो तो टाइम है, चल रहा है, ठीक है ना जी। तो गुस्से में कमी आ जाती है क्योंकि वो एक मैनेजमेंट लेवल पे बात चली गई, ठीक है ना। यही बात इनके जीवन में किस्मत को बहुत प्रभावित कर सकती है। ऐसे जातक किसी मकसद के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो राजा है वो ऐसे फोकट में तो फिर नहीं रहा। राजा कौन है? सूर्य है। वो ऐसे बिना बात के तो कोई इधर उधर जा नहीं रहा। उसके अंदर एक क्वालिटी है, एक अनुशासन है। वो किसी काम को करने से पहले सोचेगा, ठीक है। अगर ये खुद से प्रेम करे तो जीवन को आनंदित कर सकते हैं। जब इंजॉय की बात आती है तो ये एकदम से तैयार हो जाते हैं। इंजॉय कहाँ से आता है? 5th हाउस से आता है, यानी कि वो सूर्य का कैरेक्टर है, ठीक है। तो इंजॉयमेंट, पार्टी शार्टी के बारे में जब भी बात होगी ये एकदम से लोग एक्टिवेट हो जाएंगे, लाइक दिस। और अगर हम थर्ड डेकने की तरफ देखें तो 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में चला गया। अब यहाँ पे बात किस में चली गई? फ्यूचर में चली गई, 9th हाउस में चली गई। तो 9th हाउस के अंदर जो जॉडिक होगा, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पे धनु राशि बन रही है, तो हम उसी के बारे में भी बात करें एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसा योग होने पर जातक का खेल में, सामाजिक कार्यों में या फॉरेन में या स्टेट से बाहर जाने की तरफ झुकाव हो जाता है। अब देखो वो एरिस है तो वो मंगल है, वो खेल कूद में भी उसका बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन वो कहाँ अपने गांव में, घर में तो नहीं खेलेगा, वो इंटरनेशनल में भी खेलेगा। ऐसे लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, लॉन्ग ट्रैवलिंग में बड़ा बिलीव करते हैं, ठीक है। जा पाते हैं या नहीं जा पाते वो एक आगे की बात है, वो प्लेनेट बताएगा। वो मंगल की पोजीशन, बृहस्पति की पोजीशन फेवरेबल है तो डेफिनेटली बंदा फॉरेन में जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जातक के इंटरेस्ट और बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। परंतु ऐसा करने से पूर्व अच्छी ज्योतिषी से राय कर लेनी चाहिए, ठीक है। जातक के सिर पर चोट का निशान होने का योग है। चोट का निशान क्यों होने का योग है?
क्योंकि वो एरिस है, उसकी दूसरी राशि जो स्कॉर्पियो है वो 8th हाउस में है, तो ऐसे लोगों को सिर पे चोट लग ही सकती है, उसके भी पूरे चांसेस है। लगन को शुभ योग मिलने पर जातक के समय समय पर किस्मत खूब चमकेगी, अक्सर योजनाएं भविष्य से जुड़ी होती हैं, यानी कि ये लोग ज्यादा किस चीज के मामले में सोचते हैं, फ्यूचर की योजनाओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लंबे लंबे प्लान्स बनाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लाइक दिस। लेकिन अगर इनका जुपिटर अच्छा हुआ तो ये लॉन्ग ट्रेवल भी करेंगे, इनकी किस्मत भी बड़ा साथ देगी, लाइक दिस। तो इसी तरीके से हर जॉडियक के 3-3 डेकने होते हैं, ठीक है। अगर 2 नंबर लगन होएगा तो ऐसे 2 नंबर लगन के भी 3 डेकने बन जाएंगे, ठीक है। जैसे टॉरस 10 डिग्री तक हो गया, फिर 10 से 20 में कौन सा आ जाएगा, 6 नंबर राशि आ जाएगी, थर्ड में कौन सी आ जाएगी, 10 नंबर राशि आ जाएगी, ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरीके से हमारे को डेकने को देखना होता है। डेकने पर्सन की पर्सनैलिटी है, ठीक है जी। इसके ऊपर पकड़ बनानी बड़ी जरूरी है, क्योंकि ग्रह भी डेकने के हिसाब से ही अपना रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। जब राशि के अंदर किसी भी राशि में आते हैं तो प्रेजेंट जो इन्वायरमेंट होता है उसके अनुसार वो अपना रिजल्ट देते हैं, ठीक है। फिर 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में वो पास्ट को भी काउंट करते हैं। अरे भाई तूने ये गलती कर रहा है, पिछली बार भी तूने यही गलती की थी, है ना। तो इस तरीके से वो पास्ट की गलतियां लाके हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। फिर 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जाएंगे तो वो फ्यूचर की तरफ ले जाएंगे, भाई आगे से ऐसी गलती मत करना, ठीक है, तूने पहले भी ये गलतियां की थी, बड़ी मुश्किल से तो सुधार हुआ है, आगे जाके ना सुधार गलती हो। को लोग कह ही देते यार मैं लाइफ में बहुत गलतियां करी हैं यार, कहता अब मैं ये कुछ नहीं करने वाला, पता लग गया मुझे सबका, लाइक दिस। तो उसको पास्ट के बारे में अच्छे से पता चल जाता है और वो फ्यूचर के मामले में नेक्स्ट प्लानिंग के ऊपर चले जाता है। तो दिस इज द डेकने सिस्टम, वेरी ब्यूटीफुल टू आइडेंटिफाई द एनी सोल, और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। 12 जॉडियक हैं और 3 एक राशि के 3 डेकने होते हैं, तो 36 हो गए। इस तरीके की 36 स्टोरियां हो गई। आपको इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जो लोग प्रैक्टिस करेंगे देखो वो तो उनका फलादेश करने का तरीका ही बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपको और नए नए वर्ड्स चाहिए प्रेडिक्शन के लिए तो आप डिजिटली मेरी बुक किंडल पे पढ़ सकते हैं, मेरे से बुक मंगवा सकते हैं, या फुल कोर्स में सारी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आगे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी डेकने के विषय के ऊपर बात चल रही थी, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है पाइसेस का। तो डेकने के बारे में आई होप आप सभी को याद ही है, मैंने आपको बताया था डेकने 3 हिस्सों में काउंट होता है। एक राशि जब 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री के बीच में होती है तो उसको फर्स्ट डेकने बोलते हैं, और जब 20 डिग्री से लेके 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में होता है तो हम उसको सेकंड डेकने बोलते हैं, और 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में उसको थर्ड डेकने बोलते हैं। तो फर्स्ट डेकने में खाली हम लगन में जो राशि पड़ी है उसी को देख के जातक का फलादेश करते हैं। सेकंड डेकने के अंदर 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री में लगन प्लस पंचम हाउस के अंदर जो राशि होती है हम उसको देकर जातक का फलादेश करते हैं। और थर्ड डेकने यानी कि 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में जब जातक का जन्म होता है तो लगन प्लस 9वें हाउस में जो राशि होती है उसको देखकर हम जातक का फलादेश करते हैं। तो उस पर्टिकुलर सोल की क्वालिटी जज हो जाती है, हमारे को क्लैरिटी हो जाती है कि ये पर्सन किस टाइप का है, ठीक है। उसका स्वभाव और नेचर हमारे को अच्छे से पता चल जाता है, इसलिए हम उसको डेकने सिस्टम के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पाइसेस में है, बहुत सारे लोगों मैंने फास्ट इसको पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जातक का जो जीवन है समय के साथ बहना होता है, वाटर एलिमेंट है, ये दुनिया के आराम और सहनशीलता से आगे बढ़ते हैं, कला प्रेमी और शांत प्रिय होते हैं। देखो दुनिया से आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये लोग मोक्ष वाले हैं, 12 नंबर, ठीक है ना। इनके निर्णय दिशाहीन और कंफ्यूजन वाले होते हैं। अगर जुपिटर प्लैनेट नेगेटिव हुआ
तो ये लोग अपनी लाइफ में क्या है, कंफ्यूज्ड हैं। इनको ये जीवन में पता नहीं चलेगा कि हमारी लाइफ का पाथ क्या है, हमने करना क्या है, हम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। हर काम के अंदर कंफ्यूजन इनका साथ कभी नहीं छोड़ती। ठीक है जी। जीवन में ठहराव की कमी रहती है। ऐसे जीवन पहले दिन बहुत शर्मीले दिखते हैं और दूसरे ही दिन बतूनी हो जाते हैं। ये दिन में सपने देखते हैं, यानी कि इल्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है इनमें, और किसी भी स्थिति को ऑब्जेक्टली नहीं लेते। किसी चीज़ को ढंग से लेना ही नहीं है, मतलब से लेना नहीं है, समझना भी नहीं है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। इनका मूड अक्सर बदलता रहता है। जीवन में संतुलन के लिए इन्हें मेडिटेशन बहुत आवश्यक होती है। देखो, ये मैं आपको रेमेडी भी साथ साथ बता रहा हूँ। इसी तरीके से जितने भी हमारे जॉडियक्स हैं बुक में, पार्ट 1 के अंदर में भी और डेकने सिस्टम के अंदर में भी, सब जगह पे हमने उसकी रेमेडी लिखी हुई है। ये हमारी एक्चुअल रेमेडीज होती हैं। उसके बाद जो है वो चने की दाल गिराओ, ये करो, वो करो, वो दुनिया वाले एक अलग हैं। वो कितना असर करते हैं वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको हर चीज़ के साथ में उसका नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया और उसकी रेमेडी बताई है। तो इस तरीके से फर्स्ट डेकने काउंट होता है। ठीक है जी। जुपिटर प्लेनेट अच्छा होएगा तो ये 12 नंबर वाले लोग जो हैं वो एयर होस्टेज, एरोप्लेन उड़ाने वाले, लाइक दिस, इस टाइप के लोग भी हो जाते हैं। ठीक है ना जी। पर बहुत कम लोगों का जुपिटर प्लेनेट पाइसिस वाला अच्छा होता है। मोर देन 80% लोगों का खराब ही होता है। 10%, 15-20% लोग ही आपको मिलेंगे जिनका जो पाइसिस है वो अच्छा मिले। ठीक है जी। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इसमें एक चीज और भी है। पाइसिस वाले हॉस्पिटल के अंदर जो नर्स होती हैं, डॉक्टर होते हैं, हॉस्पिटलों के अंदर, कोर्ट कचहरी के अंदर काम करने वाले लोग, ये भी हो जाते हैं। फॉरेन भेजने वाले लोग, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, लाइक दैट, वो लोग भी सारे ये पाइसिस वाले लोग ही होते हैं। जुपिटर, सैजिटेरियस, पाइसिस वाले लोग। ठीक है। तो सेकंड डेकने के अंदर हम काउंट करते हैं फर्स्ट लगन प्लस पंचम हाउस। तो पंचम हाउस के अंदर इसमें आ गई 4 नंबर राशि। अब इनको क्या मिल गई? परिवार की सपोर्ट मिल गई, जो इनके भाग्य को, यानी कि पंचम हाउस मतलब जो इनके भाग्य को वृद्धि करने वाली हो सकती है। तो जब ये योग उदय होता है तो मानसिक और इमोशनल हालात कुछ कंट्रोल हो जाते हैं क्योंकि परिवार की सपोर्ट मिल जाती है। ऐसे जातक महत्वाकांक्षी और अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों हो गया? क्योंकि 12 नंबर राशि की जो दूसरी राशि है 9 नंबर, वो 10वें घर के अंदर पड़ी हुई है बिजनेस में। ये लोग फॉरेन ट्रेवल करते हैं अपने बिजनेस के लिए, परिवार की सपोर्ट ही इतनी अच्छी मिल जाती है। अच्छे से परिवार के कारण की भाग्य में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ चंद्रमा की सपोर्ट मिलने से ही, 5वें घर की सपोर्ट मिलने से ही बंदे की किस्मत जाग सकती है। ठीक है जी। तो जिनकी नहीं जागेगी तो वो तो और भी इमोशनल सिक हो जाएंगे। अब ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन कौन से प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करेगा? जुपिटर प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करेगा, चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करेगा, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है कालपुरुष कुंडली का, मंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या ये अपने लाइफ में एक्शन ले पाएंगे इस पर्टिकुलर कर्म के लिए? पंचम भाव क्या का स्वामी सूर्य, क्या इनका रियली में भाग्य उदय होगा? क्या रियली परिवार इसकी मदद करके इसकी किस्मत को बढ़ाने वाला होगा? ये चीजें जो है वो हमारे को प्लेनेट की पोजीशन बताती है कि भी वो उसकी स्थिति क्या है। कोई उच्च नीच नहीं है, सिर्फ उसका दृष्टिपात बताएगा। ठीक है जी। वो आगे हम रूल्स में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से थर्ड डेकने हैं, 36 डेकने टोटल बनते हैं। आई होप सो आपने बाकी में अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है और उनको नए, और या जिन्होंने की उनको और नए वर्ड्स चाहिए, तो आप किंडल के ऊपर हमारी बुक्स हैं, डिजिटली आप मोबाइल के अंदर उसको या टैब के अंदर पढ़ सकते हैं। मैनुअली बुक मंगवाने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, या फुल कोर्स वाली जो हमारी सारी वीडियोस हैं, जिसमें 36 वीडियो भी आएंगी, 144 पहले वाली वीडियोस भी आई थी, वो सारी आप डिजिटली ऐसे ही फुल कोर्स में आप देख सकते हैं।
तो इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम रूल्स के बारे में बात कर रहे थे। जैसे हमने पहले एक रूल के बारे में बात करी थी, एक राशि दूसरी राशि को साथ लेकर चलती है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ज्योतिष के अंदर कोई ज्यादा रूल नहीं होते, सिर्फ 5-6 रूल्स ही होते हैं। तो अगली जो वीडियो है रूल्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आगे 2-3 रूल्स और आएंगे। अगर आप उन रूल्स के ऊपर आप अपनी पकड़ बना लेते हैं तो ज्योतिष आपके टिप्स के ऊपर होगा और आपकी प्रेडिक्शन पिन पॉइंट होगी। जितनी आपकी प्रेडिक्शन पिन पॉइंट होगी उतना ही आप अच्छे से रिजल्ट और रेमेडीज प्रोड्यूस अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो रूल्स वाली जो वीडियोस है वो बहुत अच्छे से देख के आप उसको याद कर लेना। मैं हर बार बोलता हूँ कॉपी पेन प्लीज़ ज़रूर ले लिया करो, ताकि कुछ चीज़ें जो नोट्स हैं वो बनाने में और आगे जाके समझने में बड़े काम आते हैं, ठीक है। तो वो 3-4 रूल्स ही और लिखने हैं, ठीक है। और हमने पूरे ज्योतिष के अंदर उन 3-4 रूल्स को ही अप्लाई करना है। वो चाहे ग्रह आ जाएं, चाहे हम जॉडियक देखें, कुछ भी देखेंगे, ग्रहों की दृष्टियां तक हम उसी रूल्स के साथ ही फॉलो करेंगे, ठीक है ना जी। और कोई ऐसा नहीं है उसकी 5वीं दृष्टि है, उसकी 7वीं दृष्टि है, उसकी 3री दृष्टि, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दृष्टियों के अंदर बिल्कुल टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा और रियल होगा और तत्वों के अनुसार होगा, ग्रंथों के अनुसार होगा और रियल प्रिंसिपल होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं किसके साथ? रूल्स के साथ। तो आई होप सो आपने जो रूल्स हैं वो अच्छे से याद कर लिए होंगे, क्योंकि ये ज्योतिष का सबसे बड़ा हिस्सा है। और हमने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था कि ज्योतिष में कोई बहुत ज़्यादा रूल नहीं है। आप जितना ज्योतिष को आसान करेंगे उतना ही आप अच्छे से रिजल्ट उसका प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो कुल मिला के हमने ये 5-6 रूल्स जो हैं ये पूरे ज्योतिष में एंड तक अप्लाई होंगे। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अभी कभी अंदाज़ा नहीं लगाना और रूल को कभी छोड़ना नहीं है। अगर आप प्रिंसिपल को पकड़ के रखोगे आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन प्रोवाइड करोगे। और रूल्स जो आपने देखे हैं उसके अलावा जो मैंने आपको 2 चीज़ें और बताई हैं, अप्रोचिंग प्लैनेट एंड सेपरेटिंग प्लैनेट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूँ। अप्रोचिंग प्लैनेट क्या होते हैं? मान लो आपका ग्रह कोई 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, और ट्रांजिट का कोई ग्रह 7वें घर की तरफ बढ़ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे अप्रोचिंग प्लैनेट, ठीक है। अब वो उसकी दृष्टि कैसी है 7वें घर वाले ग्रह के ऊपर, वो उस दृष्टि के हिसाब से अपना उसको इफेक्ट देगा। वो हो सकता है चीज़ें को किस्मत के साथ आपको दे दे, वो हो सकता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करवा के दे दे, वो हो सकता है कि आपको किसी सपोर्ट के साथ लाइक फ्रेंड सर्कल की सपोर्ट के साथ आके मिल जाए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली आपके सामने फ्रंट में आके बैठ जाती हैं, जी ये ले लो आप, भगवान प्रसाद आपकी झोली में डाल रहे हैं। तो अप्रोचिंग प्लैनेट हमारी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करता है। उसकी कैलकुलेशन ज़रूर देखनी चाहिए कि आज व्यक्ति का टाइम कैसा है और फ्यूचर में कैसा होगा, ये हमारे को अप्रोचिंग प्लैनेट ही बताते हैं। इसी चीज़ के आधार के ऊपर ही ज्योतिष चलता है, फलादेश। क्योंकि कोई भी पर्सन आपके पास आएगा वो फोरकास्ट लेने के लिए आता है, और फोरकास्ट का मतलब यही है मेरा काम कब चलेगा, कौन सी डेट को चलेगा, किस साल चलेगा, ये सारी चीज़ें हमारे को अप्रोचिंग प्लैनेट बताते हैं। और इसी तरीके से सेपरेटिंग प्लैनेट्स होते हैं। सेपरेटिंग प्लैनेट का मतलब है आज 7th हाउस में आपका प्लैनेट था, उसके साथ एक प्लैनेट आके कंजक्ट हुआ, अब वो मूव ऑन हो गया आगे की तरफ, 8वें की तरफ चला गया, 9वें की तरफ चला गया, 10वें की तरफ चल गया, 11वें की तरफ चल गया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो हमारे लिए क्या मैसेज हमारे को कन्वे कर रहा है, ठीक है, हमारे को अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे को सेपरेटिंग प्लैनेट्स बताते हैं। अगर हम सेपरेटिंग प्लैनेट जो हमारे को कहते हैं अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो हम लाइफ में पीछे रह जाते हैं,
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफर वाले लोग थे, ठीक है, और आज की डेट में डिजिटली मोबाइल वाले हैं। अगर कोई पर्सन पुराने की तरह ही बैठा रह जाएगा तो आज उसका बिजनेस नहीं चलेगा। आज फोटो खींचने के अलावा एल्बम बनाने का भी सिस्टम खत्म हो गया। अब डिजिटल एल्बम मोबाइल के अंदर चलती है, आप अपने लैपटॉप में डिजिटल मोबाइल बना लेते हो। तो वो हमारे को क्या करते हैं, जो सेपरेटिंग प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे को सिचुएशंस के अनुसार जिस जॉडियक में हाउस में जाते हैं वो हमारे को गाइड करते हैं कि आप कमिंग प्लान अपना इस तरीके से बनाओ, तब आपका सर्वाइवल होगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से मैंने आपको एक चीज़ और गाइड करी थी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के अंदर, ठीक है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का रूल्स मोस्टली बहुत लोगों को पता है, फिर भी 6वें और 12वें घर के अंदर उसका जो रूल है वो पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। कब हमारे को किसी एनर्जी को लेना है, कब किसी हमारे को एनर्जी को हमें देना है, ये सारी चीज़ें रेमेडी करते टाइम हमारे को रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। और वो ट्रांजिट के रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को भी देखना होता है, बर्थ के रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को भी देखना होता है। इसी से ही हमारे को पता चलता है कि भी हमारे को आज ये हमारी एक्टिविटी करने वाली है, ये हमारी पास्ट की पेंडिंग पड़ी हुई है और इसको हमने ठीक करना है, ठीक है जी। तो अब हम मूव हो रहे हैं आगे की तरफ, प्लैनेट्स की तरफ। तो प्लैनेट्स जब हम मूव करेंगे तो प्लैनेट को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे को कोई पुराने तरीके से प्लैनेट को नहीं समझना। वो उसका बेटा था, उसके बाल घुंघराले होते हैं, उसका कद लंबा होता है। देखो हमारे को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो थी एक पुरानी कथा, समझने के लिए वो बहुत अच्छी बात है। बट आज के युग में क्या वो घुंघराले बाल थे, उसका चेहरा लंबा था, ये हमारे कोई चीज़ें काम की हैं? वो उसका पुत्र था, उसका पिता था, उसकी पत्नी को वो चुरा के ले गया, उसके बाद में उसका ये बेटा हो गया। मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारे पुरानों ने हमारे को वो सारी चीज़ें विस्तार से बताई हैं। बट आज की दुनिया में डोमेस्टिक लाइफ के अंदर हमारे को प्लेनेट को अपने डोमेस्टिक अंदाज में समझना होगा, ठीक है। देखो पता क्या होता है, जैसे आज की डेट में बहुत सारे मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को देखा, वो वीनस प्लेनेट को पकड़ते हैं, वो तो उसको ग्लैमर की दुनिया के साथ में जोड़ देते हैं। वो परफ्यूम का तो पूरा बिजनेस ही बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वीनस प्लैनेट लक्ष्मी का स्वरूप है, ठीक है। तो लक्ष्मी जो होती है वो एक सादगी है, ठीक है ना। वो कोई मेकअप से भरा हुआ कोई पीस नहीं है, ठीक है। उसके अंदर जितनी सादगी होगी, जितनी सौम्यता होगी, वीनस उतना ही ज्यादा प्योर होता है। गहनों और जेवरातों से लदा हुआ वीनस नहीं होता, परफ्यूम में फंसा हुआ वीनस नहीं होता। वीनस होता है सादगी, प्योरिटी, लव, ठीक है। आप अपनी पत्नी को सुबह से शाम तक ऊपर से लेकर परफ्यूम तक घुमाते रहो उसके ऊपर, तो क्या आपके पास पैसा आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना। जितनी वो सादगी होगी उतनी ही उसमें क्वालिटी होगी और उतना ही आपको लाभ होगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में राहु केतु शनि को माइनस कर देते हैं। राहु आ गया जी, कारोबारी बंद कर देते हैं। 18 साल की माँ दशा आ गई, घर में बैठ जाओ जी, अब तो कुछ भी नहीं चलेगा। अरे भाई, एक बड़े बड़े जो लोग हैं जैसे अंबानीज हैं, और इन लोगों का राहु अच्छा था तो इन्होंने घर लोगों को जियो पकड़ा दिया, ठीक है। इनका राहु अच्छा था तो हमारे हाथ में नेट आ गया। एक नेता ने, हमारे सिटी के अंदर कोई नेता आता है, उसने राजनीति का कोई इलेक्शन लड़ना होता है तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसको बताता है जी 3rd हाउस में राहु है जी, आप तो बिल्कुल राजनीति में मास्टर हो जाओगे जी। तो जो लोग लोगों को ऑपरेट करते हैं उनके लिए तो राहु अच्छा है, और हमारे लिए बुरा कैसे हो सकता है? हमें भी तो अपनी मंजिल को पाना है, हमने भी तो 10 मुलाजिम अपने नीचे रखने हैं, ठीक है। तो हमारे लिए राहु मुसीबत है और उनके लिए राहु वरदान है। इसी तरीके से शनि को भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है जिसके पास मर्जी चले जाओ, राहु केतु शनि को भी माइनस कर देता है, ठीक है। शनि देखो हर नेम फेम स्टेटस बिजनेस का लॉर्ड शनि है, और लोअर क्लास लेबर का जो लॉर्ड है वो भी शनि है, ठीक है। तो नेम फेम स्टेटस ब्रांड और बिजनेस का जब लॉर्ड शनि है, अगर आप उसकी एनर्जी को माइनस ही करते जाओगे, शनि के दाल चढ़ा दे, तेल चढ़ा दे, तिल चढ़ा दे, माँ चढ़ा दे, उसकी एनर्जी को आप अपनी लाइफ में माइनस ही करते जाओगे, तो आपके पास एक दिन नेम फेम स्टेटस बिजनेस नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास वो एनर्जी ही नहीं है। एक ब्रांडेड शोरूम, स्टैंडर्ड,
ये सब शनि है। ठीक है, तो कभी भी किसी एनर्जी को हम ऐसे माइनस नहीं कर सकते। आज की डेट में लोगों के पास शनि ही खत्म हो गया है, लोगों की लाइफ में वो माइनस माइनस ही किए जा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, आप देखोगे किसी स्टॉल के पास जाएंगे, वो कहेंगे जी केतु अच्छा करने के लिए घर में कुत्ता पाल लो। भाई अच्छी बात है, कुत्ता पालें, अब उसमें काला पालो जी नीला पालो, कुत्ता तो देखो कुत्ता ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात है, आप किसी एनर्जी की हायर फॉर्म और लोअर फॉर्म दोनों चीजें आपके हाथ में है। अब केतु की हायर फॉर्म गणेश जी हैं, तो आप गणेश जी की पूजा कर लो। ठीक है ना, नो डाउट प्राणियों की सेवा करना भी हमारा धर्म है, तो खाली कुत्ते क्यों, और भी तो बहुत सारे प्राणी है ना। तो हायर फॉर्म में क्यों नहीं चले जाते, आप गणेश जी की सेवा क्यों नहीं कर लेते, आप झंडा क्यों नहीं चढ़ा लेते, ध्वजा पूजन क्यों नहीं करवा लेते। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं प्लैनेट्स को अच्छा करने के। तो हमारे को प्लैनेट्स को अपने डोमेस्टिक लाइफ के तरीके से समझना है। सूर्य हमारी लाइफ में क्या कहता है, शनि हमारी लाइफ में क्या कहता है, मंगल हमारी लाइफ में क्या कहता है। तो ये सारी वीडियोस हम 1 बाय 1 प्रोसेस कर रहे हैं, और आप इसको अच्छे से देखें, नोट करें, अपनी लाइफ में उतारें, क्योंकि यही चीज़ हमारे को आगे जाके काम देगी असली। जब हमारे को प्लेनेट के प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पता होगा कि ये हमारी लाइफ में क्या एस्पेक्ट देगा, तभी हम किसी हाउस के एस्पेक्ट से, जॉडियक के एस्पेक्ट से, उसकी दृष्टि के एस्पेक्ट से उसको सही से गाइड कर पाएंगे कि ये वाला प्लेनेट हमारी लाइफ में इस प्रकार से फल देने वाला है, अच्छा या बुरा, हम उसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे और फिर उसी के अनुसार उसके अच्छे से रिजल्ट दे पाएंगे। तो एक एक करके हम सारे प्लैनेट्स की को देखेंगे, समझेंगे, एक एक प्लैनेट्स को पढ़ेंगे कि वो डोमेस्टिक लाइफ में हमारे ऊपर किस प्रकार से असर करता है, और एट द एंड हम उसकी एक समरी बनाएंगे एक एक लाइन का, ताकि हमारे को टिप्स पे वो याद रहे कि अगर मरकरी आ गया तो ये हमारी लाइफ में क्या करेगा, सन आएगा तो हमारी लाइफ में ये क्या इवेंट करेगा। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नक्षत्र की ओर। हालांकि अगर आप 2 दिन के ऊपर अपनी प्रेडिक्शन चलाना चाहते हैं, एक राशि चंद्रमा एक राशि के अंदर 2.5 दिन 2.25 दिन रहता है, तो यहीं तक बहुत है। अगर आप बहुत प्रोफेशनल वे में जाना चाहते हैं तो आप नक्षत्र पे भी जाएंगे, आप नक्षत्र भी पढ़ेंगे। ठीक है, नक्षत्र के मामले में भी बहुत ज़्यादा बुरी धारणाएं हैं। प्लैनेट्स के मामले में भी सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं। देखो, आप जब शनि का जो राशि होती है मकर राशि होती है, आप उसके अंदर नक्षत्र को देखोगे तो उसमें 3 नक्षत्र होते हैं, सूर्य का, चंद्रमा का और मंगल का। एक घर है, ठीक है, मकर राशि एक घर है, उस घर के अंदर 3 कमरे हैं, एक सूर्य का है, एक चंद्रमा का है और एक मंगल का है। उन तीनों को मिला के ही तो वो एक घर बना है जिसे हम मकर राशि बोल रहे हैं। तो जिस चीज का वजूद ही सूर्य और चंद्रमा के साथ है, जो पनपा ही वहीं से है, वो आपस में शत्रु कैसे हुए। ठीक है ना, सभी की अपनी अपनी पावर्स है। अकेला शनि ही सबको दबा सकता है, पूरे सूर्य को वो एक तरीके से अस्त कर देता है, उसके अंदर ये कैपेसिटी है, क्योंकि सूर्य का एक नक्षत्र उसके अंदर ही पूरा आता है। तो किसी भी गलत धारणा में नहीं रहेंगे हम, किसी भी ग्रह को उच्च और नीच नहीं बोलेंगे, पापी नहीं बोलेंगे। ये सभी लोग देवता हैं और हम एज ए देवता ही इनको लेंगे। सिर्फ अगर कहीं डिफरेंस आता है तो स्थान एनर्जी का डिफरेंस होता है, जिसके बारे में हम अभी आगे जाके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक वीडियोस को देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि हमारी लाइफ में किस प्रकार से असर करते हैं। तो प्लेनेट का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा है। कोई भी एक आत्मा जब जन्म लेती है ना, तो उसमें पर्टिकुलर किसी एक ग्रह का कोई योगदान नहीं होता, सारे ग्रह उसके अंदर अपना पूरा योगदान देते हैं, तभी वो उस आत्मा का जन्म होता है। प्रकृति के निर्माण के लिए सभी ग्रह अपना संपूर्ण सहयोग देते हैं। ठीक है ना जी। तो नॉर्मली 9 ग्रह लेते हैं हम अपनी इस एस्ट्रोलॉजी में, 12 ग्रहों को लेते हैं, जिसमें हम नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो को भी यूज करते हैं। तो सारे ग्रहों को हमने अच्छे से देखना है।
इस प्रकृति में नवग्रहों की अपनी एक विशेष भूमिका है। असल में हम सबको चलाने वाले यही ग्रह हैं। एक मानव के जन्म चार्ट के लिए नवग्रहों का संतुलन होना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी जन्म के लिए जीवात्मा की ही आवश्यकता होती है। उस जीवात्मा को हम सूर्य कहते हैं। इस जन्म चक्र के दूसरे भाग में शुक्र, जो आत्मा का बीज स्वरूप होता है, यानी कि हमारा जो वीर्य होता है वो आत्मा का क्या है, बीज है, के रूप में माता के गर्भ में प्रवेश करता है। परंतु इस कार्य के लिए, उस बीज को वहां पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, एक दंड नाली चाहिए, जिसे हम केतु कहते हैं, की आवश्यकता होती है। इस बीज को नाली में डालकर उचित स्थान पर पहुंचाने के लिए जो शक्ति लगती है वो मंगल की होती है, वो मंगल की ऊर्जा होती है। बुध हमें ये बताता है कि इस कार्य का उचित समय कब है। जिस स्थान पर जाकर बीज स्थित होता है वह स्थान बृहस्पति का होता है, और जो बीज की स्थिरता को 9 महीने तक, एक उचित समय तक बनाए रखने का कार्य शनिदेव करते हैं, और उसका पोषण चंद्रदेव करते हैं। उपरोक्त जितनी भी प्लानिंग होती है, इस सभी प्लानिंग की जो युक्ति होती है वो राहु भगवान के पास होती है। इस प्रकार से एक संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। पूरे नवग्रह एक आत्मा को, एक शरीर को जनरेट करने के लिए हमें सहयोग करते हैं। तो नॉर्मली हम क्या देते हैं, खाली कुंडली का पंचमा हर्ष, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके कॉम्बिनेशन और एस्पेक्ट्स अभी आगे आगे धीरे धीरे प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो आपको समझ में आते रहेंगे। इस मृत्यु लोक में प्लूटो अर्थात यम हमारे कर्मों के अनुसार पुनः जन्म प्रदान करते हैं। मुक्ति का द्वार नेपच्यून के पास है, जो कि सबसे दूर ईश्वर पर आस्था और हमारे अच्छे कर्मों तक ही हमें ले जाता है। इसके लिए हमें अपने जीवन में बार बार प्रयास और अभ्यास, जिसे यूरेनस कहते हैं, करना पड़ता है। जिनके सहयोग के बिना हमारा जन्म ही नहीं होता, वो आपस में मित्र और शत्रु या नीच कैसे हो सकते हैं। सब ग्रहों के अपने गुण और धर्म और स्वभाव हैं, जिसके कारण हमें अपना फल प्रदान करते हैं। मित्र और शत्रु भाव तो केवल स्थान विशेष के कारण होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मित्र और शत्रु भाव जो हम कुंडलियों के अंदर बोलते हैं वो सिर्फ किस चीज के ऊपर होता है, स्थान विशेष के अनुसार। स्थान, इंसान तो वही है, परंतु जिस प्रकार अस्पताल के अंदर माहौल अलग, घर के अंदर अलग, मंदिर के अंदर अलग, इसी प्रकार ग्रहों के फल भी विभिन्न राशियों में अलग अलग तत्वों को धारण करने के कारण हो जाते हैं। तो तत्व हमारे कौन से होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ठीक है, ये हमारे तत्व हो गए। तो इसके अनुसार जैसे जैसे कोई प्लैनेट जिस जिस तत्व के अंदर जाता है, जोड़े के अंदर जाता है, तो उसके अनुसार हमारे उसके फलादेश चेंज होने लग जाते हैं। अलग राशि में विचरण करने के कारण उसका फल में परिवर्तन हो जाता है। जब ग्रह मित्र तत्वों में या सम तत्व भाव में आते हैं तो शुभ फल देते हैं, और इसी प्रकार से हमारा जीवन चलता है। तो हम पूरी अच्छे से डीप में स्टडी करेंगे सभी प्लैनेट्स के बारे में, एक एक करके 1 to 1 सारे प्लैनेट्स को समझेंगे, और बाद में उसकी एक शॉर्ट इनलाइन स्टोरी बनाएंगे कि भी ये हमारी लाइफ में कैसे वर्क करते हैं। तो आप ध्यान से आप इसके पूरे नोट्स बनाना, ताकि प्लैनेट को हम आज की डोमेस्टिक लाइफ के अनुसार इसको अच्छे से समझ सकें, और समझने के बाद फिर हम इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। क्योंकि हमने सारी चीज़ें स्टडी कर ली, हमने जॉडियक भी देख लिया, हमने हाउस भी देख लिया, हमने डेकने भी देख लिया, हमने रूल्स को भी जान लिया, और अब हम प्लैनेट्स को भी जान लेंगे। तो इसके बाद हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ इन सारी चीज़ों को जोड़ के फलादेश के ऊपर आएंगे, प्लैनेट के हिसाब से, जॉडी के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से। इवेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं गाड़ी कब लूँगा, शादी कब होगी, ठीक है, ये सब इवेंट्स है। तो इवेंट्स कैसे जनरेट होते हैं, बिना कुंडली के हम कैसे कुंडली को देखते हैं, किसी के पास डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम वगैरह नहीं है, तब हम उसको कैसे देखेंगे। आपको एक फ़ोन आ गया, फ़ोन के ऊपर आप कैसे बताएंगे कि आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ खड़े हो, आपका क्वेश्चंस क्या है। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके अब हम क्लब करेंगे सारी चीज़ें। तो अपने नोट्स प्लीज़ बनाते रहिए। जो लोग डिजिटली पढ़ना चाहते हैं वो किंडल्स पे बुक ले सकते हैं। मैनुअल बुक्स के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं,
और बाकी जो फुल प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं वो सारी वीडियोस A to Z कोर्स की सारी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं नई वीडियोस के साथ में। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने जो हमारे पिछली वीडियोस है उसको अच्छे से स्टडी किया होगा। हमने स्टार्टअप से सबसे पहले जॉडियक्स के इफेक्ट्स को देखा कि एक राशि दूसरी राशि को अपने साथ लेकर चलती है तो उसकी लाइफ में क्या इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में। ये प्रेडिक्शन का सबसे बड़ा पार्ट है जो अभी तक आपने समझा था। उसके बाद हमने उसके डेकने सिस्टम को समझा ताकि हम सोल को आइडेंटिफाई कर सकें और अच्छे से डिग्रियों के हिसाब से। उसके बाद हमने सभी प्लैनेट्स को अच्छे तरीके से समझा। नक्षत्र के पार्ट को भी हमने देखना अभी अभी हमारा बाकी है, वो अभी आगे हम थोड़ा एडवांस लेवल में जाके करेंगे। उसके अलावा प्लैनेट्स हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट करते हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, अप्रोचिंग प्लैनेट्स, सेपरेटिंग प्लैनेट, ये सारे आई होप सो आपने अच्छे से स्टडी किया होगा। अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, हमने सारा कुछ हमने ABC जो हमारी ग्रामर होती है हमने उसको अच्छे से लर्न कर लिया, ठीक है ना जी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो विषय है वो किस चीज़ का विषय है कि हमने इन सब चीज़ों को आपस में जोड़ना है, इवेंट बनाना है, प्रेडिक्शन बनानी है और रेमेडीज उसमें से प्लान करनी है। तो ये सब चीज़ें शुरू करने से पहले हम किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को जान लें कैलकुलेशन के मामले में, ठीक है। देखो, एक हमारे पास आज की डेट में कोई मैनुअल काम नहीं है, सब काम जो है वो कंप्यूटराइज्ड है। नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। सबकी प्रेजेंटेशन अलग अलग है, सब ने अपने आप को किसी ने बहुत बारीक तरीके से भी चीज़ों को दिखाया है, पर एक चीज़ सबके अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, वो ये सेटिंग होती है NC लहरी, ठीक है। जब भी हम कोई कुंडली के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालते हैं तो एक होरोस्कोप बन के आ जाता है, ठीक है। और वो जो डिफ़ॉल्ट होरोस्कोप सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर आता है वो आता है NC लहरी, ठीक है। NC लहरी, मुझे इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं मालूम, पर ये जितने भी सारे लोग, इसमें बहुत सारे लोग हैं, सायन है, NC लहरी है, कृष्णामूर्ति पद्धति है, इसको अयाम शाह बोलते हैं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा इनके मामले में नॉलेज नहीं है कि इनकी आप इंटरनल स्टोरी क्या है, बट दे आर रिसर्चर और जिन्होंने सॉफ्टवेयर में अपने अलग अलग तरीके से कैलकुलेशंस को किया, ठीक है। उनकी कैलकुलेशन का बेस क्या था, हैव नॉट आइडिया अबाउट दैट, बट अभी जो हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है हम उसी के अनुसार ही उसमें से बेस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो सारी चीज़ें जो डिफ़ॉल्ट खुलती हैं वो NC लहरी के अनुसार खुलती है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला इंसान है उसने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली है, ठीक है। और जो चीज़ डिफ़ॉल्ट में खुल के हमारे पास आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भी वही चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। हमारे को उसने बहुत सारी ऑप्शन दिए हैं, चीज़ों को हम आगे पीछे, अगर कोई हमारे साथ चीज़ मैच नहीं कर रही तो हम उसको आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है ना जी। तो लोग अक्सर उसको करके देखते नहीं हैं, वहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि एक जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर बड़ी ऑप्शन होती है। एक उसमें जन्म कुंडली होती है, लगन चार्ट, ठीक है। उसमें चंद्र कुंडली होती है, D3, D9, D12, नंबर ऑफ चार्ट्स होते हैं। उसके अलावा महादशा चार्ट हो गया, अंतरदशा चार्ट हो गया, नक्षत्र चार्ट हो गया, काल सर्वदोष चार्ट हो गया, उसकी विषमत्री दशा हो गया, नंबर ऑफ, ठीक है ना। हर सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने उसके अंदर अपने आप में बेस्ट डाला है सभी ने, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे को अपना कोई एक इवेंट कैलकुलेट करना है तो इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से, नॉर्मली हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हमारे उसके अंदर उसके एक लगन कुंडली चाहिए, एक चंद्र कुंडली चाहिए, एक चलित कुंडली चाहिए जो फेमस है, एक नवांशा बहुत फेमस है, ठीक है। नक्षत्र चार्ट बहुत फेमस है, महादशा बहुत फेमस है, अंतरदशा बहुत फेमस है। कुछ और लोग डीप में जाने वाले हैं, वो योगिनी भी देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से
बहुत सारे चार्ट्स को वो एनालाइज करके पर्टिकुलर एक प्रेडिक्शन बनाते हैं, ठीक है। सभी लोग इतने समझदार नहीं होते, कई लोग बुक्स पढ़ के भी स्टार्ट हुए होते हैं, कई लोग गुरु से इधर उधर से सीख के भी स्टार्ट हुए होते हैं, ठीक है ना। तो सभी लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता कि भी D1 से लेके और कौन से N तक हमारे को जाना है, ठीक है। और अगर उसके अंदर एक चार्ट भी हमारा छूट गया, एक कैलकुलेशन के अंदर भी हमारी कोई चीज़ स्किप हो गई, तो हमारे को वो वाला रिजल्ट नहीं आता जो हमारे को चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो रिजल्ट हम किसी और के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, हम अपने लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, लेकिन थोड़ी सी भी चूक हो गई तो हम उसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये जो चौरस कुंडली हैं, ये उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मैंने अपने लाइफ में देखा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये वाली, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का जो निजात हमने ढूंढा है, हल ढूंढा है हमने, वो मैं आगे आपको जाके दिखाता हूँ। और साथ साथ आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंस क्या है और हम कैसे इजी वे के अंदर चीज़ों को सबको एक साथ एक ही टाइम पे देख पाएंगे, ठीक है ना जी। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भी आप चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के ग्रुप्स जो और बने हुए हैं, आप उसमें शेयर करें ताकि लोग इसका अच्छे से लाभ ले सकें। जो चीज़ हमारे मतलब शास्त्रों में गुप्त हो गई है ना, अभी जिसकी असल चीज़ें कम हो गई है ना, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचनी चाहिए। YouTube पे 4.5 करोड़ वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, 4 करोड़ वीडियोस वास्तु के ऊपर है। 8 करोड़ वीडियोस देखने के बाद भी लोग एक पॉइंट पे नहीं पहुंचे, ठीक है। कोई डिसीजन नहीं कोई बंदा फाइनल कर पाया। तो हम उस चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हम क्या करें, एक एडवांस वर्जन की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। एडवांस वर्जन क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अब इसमें वेस्टर्न को आप घबराओ मत, वेस्टर्न क्या आ गया है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही है कि एक गोल कुंडली है और एक चौरस कुंडली है। डिफरेंस दोनों में दूसरा क्या है कि चौरस कुंडली में लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 राशियों के नंबर लिखे होते हैं। यहाँ पे अगर हमारे को देखना हो तो उसके सिंबल के साथ में देखना पड़ता है, ठीक है। चौरस कुंडलियों के अंदर ग्रह सीधा लिखा होता है, राहु है, केतु है, सैटर्न है, यहाँ पे भी उसको सिंबल के साथ में देखना पड़ता है। बस इसकी यही डिफरेंस है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें भी 12 भाव होते हैं, इसमें भी 12 भाव होते हैं, उसमें भी वही ग्रह होते हैं, इसमें भी वही ग्रह होते हैं। एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आप ये सिंबल्स को अच्छे से सीख जाओगे और थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे। हाँ, इसकी ज़रूरत क्यों है वो हम अभी आगे जाके बात करने वाले हैं, ठीक है जी। तो बेनिफिट क्या होगा अगर हम शिफ्ट करते हैं चौरस कुंडली से लेके गोल कुंडली की तरफ। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम इतनी पुरानी चीज़ को छोड़ के नई की तरफ क्यों बढ़ें। तो आज की डेट में ये जो गोल कुंडली वाला जो मेथड है वो वर्ल्ड के 99 कंट्रीज़ के अंदर अप्लाई हो रहा है। थोड़ा भारत में बहुत कम है और धीरे धीरे ये फैल रहा है, ठीक है जी। अगर आप विदेश में भी जाओगे, आप गोल कुंडली खोल के बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये यहीं का बंदा एस्ट्रोलॉजर है। लाइक दिस, इजी टू चेक इन वन विंडो। एक ही विंडो के अंदर हम सारी चीज़ें देख पाएंगे। ग्रह की दृष्टि, वो कौन से नक्षत्र में है, वो कितने डिग्री का है, कौन से नक्षत्र के अंदर है, ए टू जेड। आपको कोई भी चीज़ सेपरेट चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कंपैटिबिलिटी विद ऑल वर्जन्स। आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, आप बिजनेस एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, ह्यूमोनोलॉजी तो हम आपको सिखा ही रहे हैं, इंसानों के ऊपर ही हमारी रिसर्च है ज़्यादातर। तो जो हमने स्टार्टिंग के अंदर आपको जॉडिक्स के बारे में बताया था और जॉडिक्स की हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी, फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं, सेकंड हाउस से क्या देखते हैं, ऐसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। एरीज की अलग होती हैं, उसकी अलग होती हैं, टॉरस की अलग होती हैं। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी बॉडी के पार्ट्स हमने मोटा मोटा आपको कराए हैं कि ये हम हेड से देखते हैं, आईज को हम इस हाउस से देखते हैं, लेग को हम इस हाउस से देखते हैं। तो अगर आपने डीप डिजीजेस के अंदर जाना है तो भी हाउस की प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच जाओगे। कहने का मतलब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाएंगे, उसका प्रिंसिपल जो होगा
वो सेम ही होगा, सिर्फ हाउस की प्रॉपर्टीज ही हमारे को चेंज करनी है, बाकी हमारा सेम प्रिंसिपल है। जो हमने आपको सारे रूल्स सिखाए हैं वो सारे रूल्स सेम उसी प्रकार से अप्लाई होंगे, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है जी, तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, कंपैक्टेबिलिटी है जो है हमारे को। ये नहीं है कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के लिए अलग से आपको ट्रेनिंग लगाने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब सिंबल प्रिंसिपल उसमें सेम ही रहेंगे, सिर्फ हाउस की और जॉडिक्स की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। ठीक है, और टॉपिक तो हम सारे इसमें कवर कर ही रहे हैं। ये उसके सारे सिंबल्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इस चार्ट को डाउनलोड कर लेना। इंटरनेट से भी आपको मिल जाएगा, ये सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। जितना भी लोग एडवांस एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाना चाहते हैं उनके लिए तो मैं स्पेशली बोलूँगा कि आप इस सिंबल्स के थ्रू ही जाएं, इसमें आपको बिल्कुल पिन पॉइंट रिजल्ट मिलेगा। 1-1 मिनट का आप इवेंट निकाल पाएंगे अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। ठीक है जी, अब हमारा डिफरेंस क्या है? देखो 99% हम ये वाला चार्ट देखते हैं, ठीक है। 70% लोग और यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? लगन में पड़ी हुई राशि को देखकर और लगन में पड़े हुए ग्रहों को देखकर सारा फलादेश और ये वो बोल देते हैं। अब उसको ये मालूम नहीं है कि बहुत सारे लोगों को कि ये लगन कितने डिग्री का है, इसके अंदर अगर ग्रह आगे बैठा है तो वो कितने डिग्री का है। वो नीचे डिग्री वाले चार्ट के ऊपर तो फुर्सत ही नहीं लेते जाने की, ऊपर से ही देख देख के 80-90% लोग तो काम निपटा देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे करते हैं, बहुत विद्वान लोग हैं वो बड़े अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि भी हम सभी लोगों को उस पड़ाव तक लेके जाएं जो लोग मिस कर रहे हैं। अगर 20% लोग सही काम कर रहे हैं और 80% लोग गलत काम कर रहे हैं तो गलत कामों से जो लोगों का जो बिलीव है एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वो फेथ है ना, वो कम हो जाता है। तो 80% लोगों को ट्रेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, 20% लोग तो ट्रेन हैं ही हैं। तो यहाँ पे ये 9 नंबर लगन की कुंडली है, 22 डिग्री का इसका जो है वो लगन है, और इसके अंदर चंद्रमा जो बैठे हैं वो 25 डिग्री के बैठे हुए हैं। आई होप सो आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। मैं इसको जूम भी कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको जूम किया। लगन मैंने बताया 22 डिग्री का है और चंद्रमा इसमें 25 डिग्री के हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ मैंने आपको दिखाई है। अब 22 डिग्री का लगन का मतलब क्या है? 22 डिग्री के लगन का मतलब ये है कि 22 डिग्री वो चीज़ है जो गुजर चुका है। एक क्लॉक है जिसपे 1:45 हो चुके हैं, यानी कि 45 मिनट निकल चुके हैं। ठीक है जी, अब 2 बजने वाले, लाइक दिस। ठीक है, तो जो 22 डिग्री है वो कहाँ पे चला गया? वो 12वें घर के अंदर चला गया। ठीक है ना जी, 12वें घर के अंदर 22 डिग्री चला गया। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे 29.29 डिग्री भी लगन होगा ना, तो भी यहाँ पे 9 ही लिखा जाएगा। ठीक है, चौरस कुंडली वाले सॉफ्टवेयर के अंदर। और एक अनजान आदमी वो क्या करेगा? 9 नंबर लगन देखेगा और बस जुपिटर को बढ़ाता जाएगा, और जुपिटर क्या बढ़ेगा? वो 12वें घर का जुपिटर ही बढ़ता जाएगा। ठीक है ना जी। और अगर लगन के अंदर कोई प्लैनेट्स पड़े हुए हैं, अब उसको ये नहीं मालूम कि वो मकर राशि के प्लैनेट हैं कि वो धनु राशि के प्लैनेट हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चंद्र यहाँ पे कुंडली के अंदर पड़े हुए, तो बाई चांस चंद्र उसमें खाली धनु राशि के हैं। अगर 25 डिग्री का यहाँ पर लगन है तो लगन 30 डिग्री का होता है, उसको सिर्फ 5 डिग्री धनु राशि का मिला है, बाकी जितना 25 डिग्री मिला है ना वो सारा का सारा मकर राशि का मिला है। अब जो बंदे का जो करेक्टर है हम लगन के साथ देखते हैं उसको, तो धनु का कम है और शनि का उसमें ज़्यादा है, जुपिटर का कम है, शनि का ज़्यादा है। अगर मान लो जुपिटर के हिसाब से देखें तो वो गाइड तो है बट कमर्शियल गाइड है। ठीक है ना जी। तो ये मतलब हमारे को देखना पड़ता है, खाली ये नहीं देखा जाता कि 9 नंबर लगन है। जॉडिक का सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, भाव हमारा प्रश्न है और जॉडिक उसके अंदर बैठा हुआ हमारा कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहीं पे सबसे पहले पड़ाव के अंदर ही गलती हो जाती है। इसी तरीके की नंबर ऑफ गलतियां हैं जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से ना फलादेश अच्छे से आता है ना उपाय अच्छे से काम करता है।
तो ये देखो, ये मैंने आपको वही वाली चीज़ दिखाई है कि फर्स्ट हाउस है और ये धनु राशि का सिंबल है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, 25 डिग्री का है। वो 12वें फर्स्ट हाउस और 12वां घर मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना जी। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, धनु राशि क्रॉस कर रही है और 12वें घर के अंदर जा रही है, ठीक है। गोल कुंडली के अंदर, ये क्लॉक के अंदर हमारे को अच्छे से पता चल रहा है कि बाकी जो फर्स्ट हाउस है उसको 10 नंबर राशि मिल रही है, ठीक है जी। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, डिफरेंस। और ये चौरस कुंडली में हमारे को पता नहीं चलता, क्योंकि सारे, अगर मान लो नीचे से कोई बंदा डिग्री देख भी लेता है ना, तो भी वो इतना आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाता कि इस हाउस में इस जोड़े का इतने डिग्री कस्बा आ गया। हालांकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसकी डिटेल बना के देते हैं, पर सभी लोग उस पर ऊपर पहुंच नहीं पाते, ना ही सभी लोगों के पास इस टाइप का एडवांस सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। तो अब उसके बाद हमारा क्या है, राशि इन हाउस, वो मैंने आपको बता ही दिया कि बाकी सारी मकर राशि आ रही है और जो धनु राशि है वो 12वें घर के अंदर चली गई। राशि विद डिग्री, अब यहाँ पे गोल जो सॉफ्टवेयर होते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले, वो क्या करते हैं, साथ साथ डिग्री बताते हैं कि ये जो जब व्यक्ति का जन्म हुआ था ये 20.54 डिग्री पे इसका जन्म हुआ था, ठीक है ना। 10 डिग्री इसमें ये वो धनु राशि को मिला है जी फर्स्ट हाउस के अंदर, और 12वें घर के अंदर जो है वो 20 डिग्री जो है धनु राशि चली गई है, ठीक है। और ये मकर राशि का भी उसने बताया कि 10 डिग्री मकर राशि को फर्स्ट हाउस के अंदर मिला है। तो वो डिग्री दिखा रहा है कि जो कस्प शुरू हो रहा है, सेकंड हाउस का जो कस्प शुरू हो रहा है मकर राशि से, वो कितने डिग्री के से शुरू हो रहा है, 23.59 डिग्री से, ठीक है। तो सेकंड हाउस का जो भी लॉर्ड भी है ना, वो भी हमारा कौन है, मकर राशि है। शनि का जो लगन है वो हमारा सेकंड हाउस का लॉर्ड है। अब भाव के कस्प को अच्छे से समझें। अब मैंने एक गोल कुंडली ले ली है आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए। अब इसमें सेकंड हाउस के अंदर देखो, सेकंड हाउस के अंदर जो स्टार्टिंग राशि है, जो रेड वाला आप एरो देख रहे हो, वो मकर राशि का है, ठीक है। उसके बाद सेंटर के अंदर क्या आ गया, 11 नंबर राशि आ गई। ग्रीन वाला एरो देखो, पूरी की पूरी 11 नंबर राशि आ गई। और अभी सेकंड हाउस भाव जो है ना हमारा खत्म ही नहीं हुआ, और साथ ही इसमें 2 डिग्री जो है ना वो कौन सी राशि आ गई है, मीन राशि। एक हाउस के अंदर 3 राशियां आ जाती हैं, ठीक है ना। और हमने पीछे में क्या सीखा है कि जॉडिएक सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब ये सेकंड हाउस है तो पर्सन को धन कमाना है, तो धन कमा किससे बनेगा, कहता है जी कमर्शियल बिजनेसमैन होगा। 11 नंबर राशि के हिसाब से ग्रुप एसोसिएशंस में काम करेगा, लेकिन धन, मीन राशि आ गई, धन कमाने के मामले में इसको कन्फ्यूजन भी रहेगी, और ये धन कमाने के मामले में ग्रुप एसोसिएशंस के अंदर, ये सारी चीज़ों के अंदर ये खर्चे भी करता रहेगा। तो इस तरीके से ये बंदे की प्रेडिक्शन बन गई। और अगर यहाँ पे खाली 10 नंबर होता तो हम बोले थे शनि के कारणों से इसको धन की प्राप्ति होगी, पर बात खत्म हो गई, ठीक है। अब ना उसमें कोई 11 नंबर का जिक्र आ रहा था कि वो ग्रुप एसोसिएशंस में इन्वॉल्व होगा, ना उसको कन्फ्यूजन के बारे में पता चल रहा था कि धन कमाने के मामले में इसको कन्फ्यूजन हो रही है और एक्सेस खर्च कर रहा है, ठीक है ना जी। इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और देखो आप, ये पार्ट बी वाला जो मैंने एरो बनाया है पिंक कलर से, 8th हाउस का जो कस्प है स्टार्टिंग, जहाँ पे ये एरो आपको दिखा रहा है, 25 डिग्री का कस्प है चंद्रमा की राशि का, कर्क राशि का। अब ये कर्क राशि जो है किस में आ रही है, बाकी सारी 7वें घर के अंदर आ रही है, ठीक है ना जी। 8th हाउस की सभी प्रॉब्लम, 8th हाउस क्या होता है, दुखड़े मंदे तबाही प्रॉब्लम्स, है ना, मोस्टली हम यही कैलकुलेट करते हैं। तो 8th हाउस की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी की सारी बंदे के 7th हाउस के अंदर आ गई, ठीक है। हालांकि 7th हाउस का जो स्टार्टिंग कस्प है वो मिथुन राशि का है, 22 डिग्री का कस्प है, ठीक है। 8 डिग्री मिथुन राशि का 7th हाउस को मिला है, बाकी सारा उसको कर्क राशि का मिला है, और कर्क राशि 8th हाउस की लॉर्ड है। इसका मतलब है इस पर्सन को जब शादी होगी, 7th हाउस जब एक्टिवेट होगा इसकी लाइफ में, तो इसको जो पत्नी मिलेगी वो तो पढ़ी लिखी मिलेगी। अब इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो
मिथुन लगन की है ना, एजुकेशन वाली होगी, ठीक है। और वो आप देखोगे तो मिथुन राशि जो है वो 6th हाउस में भी पूरा उसमें दिखा रही है, और जुपिटर भी 6th हाउस में दिखा रहा है, तो ऑब्वियस है वो कोई पढ़ाने वाली भी हो सकती है ना। तो एक एजुकेटेड बीवी इस पर्सन को मिलेगी, लेकिन शादी होते ही घर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्यों? 8th हाउस के सारा जो है ना वो 7th हाउस के अंदर है, 8th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा 7th हाउस के साथ साथ, ठीक है ना जी। तो भाई बहनों के साथ में क्लेश हो जाएगा, ये वो, लाइक दिस। तो प्लैनेट तो बहुत दूर की बात है, जॉडियक ही हमारे को सारी पर्सन की जो स्टोरी है वो बड़े अच्छे से बताता है, बहुत अच्छे से। प्लैनेट को तो देखने की जरूरत ही बहुत कम पड़ती है, स्टोरी तो यहीं से सारी पता चल जाती है। ये पर्सन का पास्ट कर्म है कि जब इसकी शादी होगी तब इसके साथ में ये होगा। प्लैनेट की बात बहुत अलग है, ये पिछले जन्म के कर्म के अनुसार राशियां जो होती हैं वो हमारे उसके अंदर आके बैठ जाती हैं, चार्ट के अंदर आके बैठ जाती हैं, हमारे को उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना जी। तो जब भी यहाँ पे पर्सन ने शादी करनी है तो सबसे पहले हम चंद्रमा 8th हाउस वाली जो नेगेटिव एनर्जी है उसका उसको ट्रीटमेंट कराएंगे, ठीक है। फिर जाके हम उसकी शादी के उसकी एडवाइस के मामले में मुहूर्त देख के उसको शादी वगैरह करवाएंगे, और उसको हर मैरिज एनिवर्सरी पे भी बोलेंगे कि भैया आपकी लाइफ में 8th हाउस वाला ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये वाली रेमेडी आपको हर साल अपनी मैरिज एनिवर्सरी में करनी है, या बीच में भी जब आपको जरूरत पड़े तो आप ये वाली रेमेडी कर सकते हो, लाइक दिस। तो हाउस का जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर जबकि चौरस कुंडलियों के अंदर ये चीज हमारे को बिल्कुल भी नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ठीक है ना जी। तो प्लेनेट आइडेंटिफाई विद डिग्री, अब यहाँ पे हमने 9 नंबर लगन का ही चार्ट लिया और एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसके अंदर सूर्य और शनि दोनों लिख दिए हैं, ठीक है ना। 99.9% एस्ट्रोलॉजर यही बोलेंगे, बुक्स भी यही बोलेगी कि सूर्य और शनि शत्रु हो गए जी, अब ये इस भाव के अंदर आ गए हैं, अब तो महाक्लेश स्टार्ट है, ठीक है जी। तो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया कि सूर्य कहाँ पर बैठा है, कौन से जोड़िए के अंदर बैठा है, शनि कौन से जोड़िए के अंदर बैठा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सूर्य को धनु राशि के अंदर बिठा दिया और शनि को मैंने मकर राशि के अंदर बिठा दिया। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप धनु राशि से सूर्य को उठा दोगे या शनि की अपनी राशि मकर राशि से सूर्य को उठाने का उपाय कर दोगे, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है वो बड़ा ही गलत है। जब तक हम प्लेनेट को वो कौन सी राशि के अंदर बैठा है, कितने डिग्री का बैठा है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, हम उसकी रेमेडी कैसे करवा दी, ठीक है ना। जब तक हमारे को उसके प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं पता चले, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। चौरस कुंडली के अंदर ये हमारे को पता नहीं चलता। अगर नीचे चार्ट बना भी हुआ है तो लोग उतना उसको सीरियसली देखते नहीं हैं, ठीक है ना जी, जिसकी वजह से सही से प्लैनेट आइडेंटिफाई नहीं होता, ठीक है। अब इसमें क्या सीन है, गोल कुंडली के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, नीचे हमारे को नक्षत्र चार्ट अलग से देखना पड़ता है, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में बैठा है, वो कौन से चरण में बैठा है। तो इस सॉफ्टवेयर में चरण तो नहीं आएगा खैर, और इतना बारीक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप इतना ही संभाल लेंगे तो उतना ही बहुत है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर राशि के पीछे में उसका नक्षत्र चार्ट भी बना हुआ है, ठीक है, जो कि आपको बड़ा इजी बता देता है। अब इसमें बेनिफिट क्या है, मान लो ये राहु आ गया, सॉरी केतु का आ गया, केतु 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है, वो कौन सी धनु राशि के अंदर बैठा हुआ है, और वो किसके नक्षत्र में, केतु जो है केतु के नक्षत्र में। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चौरस कुंडली में ये चीज़ इतनी आसानी से क्लियर नहीं होती, सिर्फ एक दिमाग में रहता है, ये उसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये उसके नक्षत्र में बैठा हुआ है।
तो चीज़ें माइंड से ना स्किप कर जाती है। यहाँ पे हर चीज़ 101% आपके सामने क्लियर है कि वो 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है, वो धनु राशि का है, केतु है, केतु केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, लाइक दिस। तो इट्स वेरी इजी सॉफ्टवेयर। तो लेकिन 2 4 5 दिन तो देखो, जब हम किसी भी चीज़ को लर्निंग करेंगे तो वो लगते ही हैं, ठीक है। इसी तरीके से प्लैनेट की जो होती है ना, वो दृष्टियाँ होती हैं, आस्पेक्ट्स इसको बोलते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं प्लैनेट की दृष्टियाँ, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, हम प्लैनेट के ऊपर लेके जाएंगे चौरस कुंडली में भी, तो ऑटोमेटिकली वो दृष्टियां बना के दिखा देता है, ये उसको देख रहा है जी, ये 5वीं दृष्टि से उसको देख रहा है, ये 7वीं दृष्टि से उसको देख रहा है। पर सारे सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसकी दृष्टि कैलकुलेशन के अंदर में भी मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक सेंटर के अंदर आप ये गोल वाला देख रहे हो, ये वाला, ये सारे प्लैनेट्स एक दूसरे की तरफ दृष्टि डाल रहे हैं। ये अलग अलग कलर की लाइनें उसको बता रहा है, 6वीं दृष्टि है, 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है। यहाँ से सब क्लियर हो रहा है कौन सा प्लैनेट है, कौन से जोड़ी के अंदर में बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, कौन किसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, कितने डिग्री का कस्प था, कितने डिग्री का प्लैनेट था, A to Z। इवन कोई रेट्रोग्रेड है तो ये नीचे ये देखो आप R लिखा आ रहा है, उसके आगे ये रेट्रोग्रेड है ना। तो ये सारी चीजें हमारे को गोल कुंडली के अंदर 101% क्लियर मिल जाती है, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे अच्छे अंग्रेजों ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के। इसमें रूल्स और प्रिंसिपल सारे हमारे वैदिक ज्योतिष के ही हैं, ठीक है। सिर्फ उसको देखने का तरीका सिंप्लीफाई, इजी, ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीजें हम इसको देखते हैं। इस सारी चीजों को देखने के लिए मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड का, पीसी का सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, इजी है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एप्पल के भी सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन वो थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। एंड्रॉयड वगैरह के तो मोबाइल पीसी के तो आपको आराम से बहुत कम प्राइजेस में, और हमारी तरफ से तो आपको फ्री में मिल जाएगा। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ट में इसमें देखने वाली चीज़ है 5 एलिमेंट्स, ठीक है। हम सभी को पता है कि हम पंच तत्वों के साथ बने हैं, ठीक है ना जी। तो पंच तत्वों के अंदर अगर कोई एक तत्व भी गड़बड़ हो जाएगा तो कुंडली के 3 भाव गड़बड़ हो जाते हैं, ये तो हम सभी को पता ही है। लेकिन शायद लोग इस तरीके से देखते नहीं। लेकिन हाँ, 1 5 9 बड़ा मशहूर है, ठीक है ना जी, मूल त्रिकोण के नाम से बड़ा मशहूर है। अब यहाँ पे भी बड़ी गलती होती है। अभी राशि देखो, 1 5 9 का लॉकेट बनाओ त्रिमूर्ति वाला और बंदे को पहना दो। कोई लॉकेट बना रहा है, कोई अंगूठी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, लेकिन यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा मिस्टेक है। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो हमारी अर्थ है वो गोल नहीं है, वो अंडाकार है, जिसकी वजह से हमारे जो भाव है वो छोटे बड़े हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है इसमें, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ये फर्स्ट हाउस के अंदर जो स्टार्टिंग कस्प है वो 9 नंबर राशि का है, रेड कलर का जो आप देख रहे हो। कस्प की सबसे ज़्यादा महानता है, ठीक है ना, चाहे वो 1 डिग्री का कस्प हो। अब मान लो आपका घर है, ठीक है, आप अपने घर की जो दीवार है उसके ऊपर पड़ोसी को तो अपनी उसकी छत नहीं डालने दोगे ना। तो इसी तरीके से जो हाउस का जो कस्प होता है वो चाहे 1 डिग्री का है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कस्प क्या है, सैजिटेरियस धनु राशि का है, और वो फायर एलिमेंट से बिलोंग करता है। और अगर हम 5वें घर के अंदर जाएंगे तो ये 5वें घर के अंदर 2 नंबर राशि आ रही है। 2 नंबर राशि अर्थ एलिमेंट है, ठीक है ना। अब बताओ, यहाँ पे वो 1 5 9 वाला कोई सर्कल बना होता, ठीक है कि भी पहला घर जो होता है वो फायर का होता है, 5वां भी फायर का होता है, 9th भी फायर होता है, ठीक है ना। लियो भी फायर एलिमेंट है, सैजिटेरियस भी फायर एलिमेंट है। तो चौरस कुंडलियों के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली वो 1 5 9 का त्रिमूर्ति वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बट अगर हम उसको इन डेप्थ जाके देखेंगे तो 5वें घर के अंदर यहाँ पे तो अर्थ एलिमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे कोई 1 5 9 वाला लॉकेट तो नहीं बना देंगे। अगर किसी ने पहना भी होगा तो उसको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे 9th हाउस का जो कस्प है तो वो उस पर भी 6 नंबर राशि है। अगेन 6 नंबर राशि अर्थ एलिमेंट है। अब 2 राशियां तो अर्थ एलिमेंट की बन गई, एक बंदे की फायर एलिमेंट की बन गई, ठीक है ना। तो 1 5 का लॉकेट वाला सिस्टम भी यहाँ पे फेल हो गया। तो हमारे को बड़ा डीपली एनालाइज करना पड़ेगा ताकि पर्सन को एग्जैक्ट रिलीफ मिले जिस चीज़ के मामले में उसको लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांजिट का होता है।
नॉर्मली हम चौरस कुंडली में क्या देखते हैं, एक हमारी लगन चार्ट है, एक हमारा ट्रांजिट चार्ट है, ठीक है। 99% लोगों को ये नहीं पता कि ट्रांजिट चार्ट का क्या इफेक्ट है और लगन के क्या इफेक्ट है, लगन कुंडली का क्या इफेक्ट है, इसको एक दूसरे के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। हम तो अपनी धुन में ही चल रहे थे, तो कोविड के अंदर तो सब लोग ऑनलाइन हो गए, तो बहुत लोगों ने अपने वेबिनार्स लगाए, तो हमारे को भी पता चला भी क्या हो रहा है, ठीक है ना। मान लो एक बंदे वेबिनार में एक पर्सन ने कुंडली डाली, तो वो बोला जी ये बीमार है, तो उसने बोला जी बीमारी का मालिक सूरज होता है जी, आत्मा का कारक है, वो 8वें घर के अंदर चला गया, बाबू जी ये इस वजह से बीमार है। उसने कोई लगन नहीं देखा, ठीक है ना, ये उसके नक्षत्र में है जी, ये उसके नक्षत्र में है जी, ये चंद्र कुंडली से ऐसे हो गया जी, T9 से ऐसे हो गया जी, लगन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। कोई किसी का कोई प्रिंसिपल ही नहीं, सीधा ग्रह को पकड़ लिया और प्रॉब्लम से शुरू हो गए, ठीक है। ट्रांजिट क्या होता है, ट्रांजिट एक इंस्पेक्टर है, ठीक है। जैसे हमारा एक ऑफिस है और हमारे ऑफिस के अंदर एक इंस्पेक्शन आ रही है, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे को वो लाभ दे रहा है, नहीं तो वो हमारी कंप्लेंट्स के मामले में हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। इसी तरीके से हमारे जो जन्म के जो प्लैनेट्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक राशि के अंदर बैठे, एक भाव के अंदर बैठे होते हैं, हमने उसके अनुसार उसका कर्म करना होता है, ठीक है। जब हम कर्म के अंदर मिस्टेक करते हैं तो ट्रांजिट वाला ग्रह आके प्रॉब्लम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपकी कार का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, ठीक है ना जी, आपको पता था कि ये विद इन इतने डेज के अंदर हमने इसको करना है, आपने उसमें लापरवाही कर दी, वो एक्सपायर हो गया, दिन क्रॉस हो गया। अब ट्रांजिट का ग्रह आएगा, ठीक है ना, वो जब उसके ऊपर लाइट डलेगा तो आपका पकड़ के पुलिस वाला आपको रोक लेगा, आपका चालान हो जाएगा, आप तड़फोगे, ठीक है ना। हम अपने जब कर्म के अंदर गलती करते हैं तभी हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो ट्रांजिट का जो ग्रह होता है वो अपनी दृष्टि जन्म के ग्रह के ऊपर डालता है। ये आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हो, यहाँ पे जो अंदर वाले वो तो दृष्टियां आ गई सारी, अंदर वाले जो ग्रह जैसे मून था 25 डिग्री का फर्स्ट हाउस में, ये हमारे जो है ये अंदर के ग्रह हैं सारे, ठीक है। रेड वाले सर्कल के अंदर जितने भी हैं ये हमारे बर्थ के हैं, और उसके बाद जो बाहर वाले हैं जितने भी आपको ये नजर आ रहे हैं आउटर वाले, ये हमारे टुडे के हैं। आज प्लेनेट यूनिवर्स में कहाँ पे चल रहा है, तो बाहर वाला प्लेनेट अंदर वाले प्लेनेट को अपनी एक दृष्टि के साथ देखता है, वो 5वीं है, 7वीं है, जैसे भी हमने आपको बताया है, तीसरी है ना, वो हमने सारे रूल्स आपको बताए हैं, उस रूल्स को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मान लो अगर किसी ने यहाँ बाहर वाले प्लेनेट ने अंदर वाले प्लेनेट को 5वीं दृष्टि के साथ देखा तो उसको लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। उसने 6ठी दृष्टि के साथ में कर दिया तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, लाइक दिस। ये एक ही चार्ट के अंदर हमारे को दोनों चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये कैसे होगा। और नॉर्मली चौरस कुंडली के अंदर क्या है, लोगों को ये चीज़ डिफरेंट प्लान करनी पड़ती है, अपने माइंड से मिक्सिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कोई मिक्सिंग का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ आपके सामने ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, लाइन बाकायदा लगी हुई रहती है कि ये देखो जी इसने ये स्क्वायर कर दिया, ये ट्राइन कर दिया, ये सेक्सटाइल कर दिया, 6ठी दृष्टि होगी, 8वीं दृष्टि होगी, लाइक दिस एवरीथिंग इज ईजी। तो ताकि मिस्टेक्स के चांसेस ना हो, आप जो भी फलादेश करने वाले हैं उसके अंदर पूरी आपको एक्यूरेसी मिले, ठीक है ना जी। अभी जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 6th हाउस के अंदर बर्थ का प्लेनेट है जुपिटर, ठीक है, 00 डिग्री का रेड कलर की लाइन के साथ में दिखा हुआ है, और ट्रांजिट के अंदर राहु प्लेनेट 6th हाउस के अंदर चल रहा है 4 डिग्री का। अब ये जो राहु है ये जुपिटर के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। अब जुपिटर इफेक्टेड हो रहा है राहु से, तो जुपिटर जहां पर बैठा है, जिस हाउसेस का लॉर्ड है, जैसे वो लग्न का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो इस एरिया में उसको इफेक्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पे 6th हाउस के अंदर जो राहु है वो आके किस किस प्लेनेट को देख रहा है, लाइक वो 5वीं दृष्टि के साथ बुध को देख रहा है, शुक्र को देख रहा है, मंगल को देख रहा है 9th हाउस में, है ना। इस तरीके से हम उसको इजी से जज कर पाएंगे, देख पाएंगे, अपना अच्छे से फलादेश कर पाएंगे। चौरस कुंडली में ये चीज़ें सारी इस तरीके से बताना बहुत मुश्किल है, जबकि इसमें एक ही चार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आप बता पाओगे, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब भी आपके माइंड के ऊपर निर्भर करते हैं कि आप चौरस कुंडली की तरफ जाएंगे या गोल कुंडली की तरफ जाएंगे। मैंने पिछले 20-22 सालों से 25 सालों से मैं एस्ट्रोलॉजी की लाइन में हूँ, और 10 सालों से ये मैं गोल कुंडली के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें पिन पॉइंट रिजल्ट मिले। हाँ,
लेकिन 2-4 दिन 5 दिन लग जाते हैं एक्स्ट्रा इस सिंबल्स को याद करने में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जिन जिन लोगों का लॉर्ड ही मरकरी है वो तो माशाल्लाह, वो तो उनका माइंड वैसे ही बड़ा तेज़ होता है, वो एक आध दिन के अंदर ही ये सारी चीज़ें आराम से याद कर लेते हैं। तो आई होप सो आप सारा ये डिफरेंस समझ गए होंगे कि वैदिक जो कुंडलियाँ होती हैं चौरस वाली और गोल कुंडलियाँ जो वेस्टर्न वाली होती हैं उसमें क्या डिफरेंस आता है। ठीक है ना जी। तो आप इसके ऊपर अपना दिमाग लेके जाएं, 2-4 दिन के अंदर आपको ये बड़ा इजी हो जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपके साथ मिलते हैं इवेंट्स बनाने में, कैलकुलेशंस करने में, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में और फिर उसका एक्यूरेट जो है उपाय करने में। मिलते हैं। जय श्री राम दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बहुत कुछ सीखा और हमारा प्रयास है कि भी हम अपना बेस्ट दें आप सभी को। तो लास्ट में हमने सॉफ्टवेयर्स के बारे में देखा था, हमने कंपैरिजन ऑफ सॉफ्टवेयर्स देखा था, कुंडली का, गोल कुंडली का और चौरस कुंडली का। तो एक और लाइव एग्जांपल मैं उन्हीं चीज़ों के मामले में लेके आपके सामने आया हूँ। एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, उन्होंने बड़े अच्छे से सॉफ्टवेयर बनाया है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और दुनिया में नहीं वर्ल्ड में लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ। ये जो मैंने सॉफ्टवेयर खोला है ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोसेज, और पूरी टीम ने इनकी ने बहुत अच्छे से मेहनत करके सॉफ्टवेयर को बनाया और इसमें बड़ी क्लैरिटीज़ हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नॉर्मली जब हम कोई भी लगन कुंडली बनाते हैं, जैसे मैंने पीछे में आपको डेमो चार्ट्स के मामले में और दिखा रहा था, तो मैंने 9 नंबर लगन से आपको डेमो दिखाया था, तो मैंने इसी में भी वही डेट ऑफ बर्थ डाल के 9 नंबर से उसका डेमो चार्ट बनाया है। तो यहाँ पर आप पोजीशन को देख रहे हैं कि चंद्रमा जो है वो 9 नंबर लगन के अंदर 25 डिग्री का है, वो यहीं पे लगन के अंदर बैठा हुआ है। राहु है 8वें घर के अंदर है, ठीक है, और केतु 6वें घर के अंदर है, सैटर्न 9वें घर के अंदर है, सूर्य 6वें घर के अंदर है, ठीक है। तो ये इन्होंने लगन चार्ट इस तरीके का बनाया। लेकिन लगन चार्ट के अंदर में भी पूरे सभी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर्स में एक चार्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं चलित चार्ट, ठीक है। चलित चार्ट क्या करता है, ग्रह की एक्यूरेट पोजीशन बताता है अकॉर्डिंग टू हाउस। कई सॉफ्टवेयर में अच्छे से बताता है, कई में नहीं बताता। तो इन्होंने तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है, बहुत सारी क्लैरिटी है जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो आप 9 से चार्ट शुरू हुआ है, डजन मैटर की भी वो कितने डिग्री का है, उसका स्टार्टिंग कस्प था। तो 9, 10, 11, 12 इसी तरीके से चलते हुए 12वें घर के अंदर हम 8 नंबर राशि के अंदर आ गए हैं, ठीक है ना जी। और राहु महाराज जी 12वें घर के अंदर आ गए, केतु 6ठे में, ठीक है जी, जुपिटर 7वें में, शनि 9वें में है, ठीक है। तो अगर हम इस कुंडली का चलित चार्ट देखते हैं, ऊपर ये डॉट्स लगा के नंबर ऑफ चार्ट्स आ जाते हैं, तो चलित चार्ट देखते हैं तो अगेन 9 नंबर लगन है। अब आप इसके सेकंड हाउस के अंदर देखो 10 नंबर राशि और 11 आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। 12 पे सीधा आपको ये लेके गया थर्ड हाउस में। इसका मतलब क्या है, ये कुंडली बताना चाहती है आपको कि 11 नंबर राशि जो है ना वो सेकंड हाउस के अंदर ही है, उसके अंदर मर्ज हो चुकी हुई है, ठीक है ना जी। आगे 12 आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया। अब 2 नंबर राशि को वो देखो, वो कहता है 5वें घर के अंदर में भी 2 नंबर राशि है, 6ठे घर के अंदर में भी 2 नंबर राशि है, ठीक है। वो यहाँ पे ये बता रहा है 7वें में 3 नंबर राशि है, 8वें में 4 है, और 5 देखो वो भी बता रहा है कि 5 नंबर राशि की जो पूरी की पूरी है वो 8th हाउस के अंदर मर्ज है। 9वें घर के अंदर 6 नंबर राशि है, 7वें में भी राशि है, 11वें घर में देखो और 12वें घर में देखो वो सेम स्कॉर्पियो राशि दिखा रहा है, ठीक है। ये अपने तरीके से सारे उसके कस्प को भी दिखा रहा है। और प्लैनेट का देखो डिफरेंस कितना हो गया। अब राहु वहाँ पे कुंडली में 12वें घर में था, यहाँ पे 11वें घर के अंदर चला गया। वहाँ पे जुपिटर 7वें घर में था, यहाँ पे 6ठे घर में चला गया, ठीक है ना जी। सैटर्न वहाँ पर 9वें घर में था, यहाँ पे वो आ गया 8वें घर के अंदर आ गया। अब लेकिन यहाँ पे भी वो यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाया
कि भी वो जो सैटर्न जो है वो 4 नंबर राशि का है कि 5 नंबर राशि का है। ठीक है ना जी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर बहुत सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से दिखाते हैं। हो सकता है इसने भी दिखाया होगा कि भी वो 5 नंबर राशि में 4 नंबर राशि में। यहाँ से हम अगेन लगन चार्ट के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि सैटर्न 11 डिग्री का है। ठीक है ना जी। लेकिन यहाँ पे भी क्लियर नहीं हुआ कि भी वो कौन सी राशि का है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हमने गोल कुंडली में देखना हो तो मोबाइल वर्जन में भी गोल कुंडलियाँ अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी वही डेट ऑफ बर्थ डाल के मैंने आपको डेमो कुंडली में दिखाया है। 9 नंबर लगनी है स्टार्टअप, चंद्रमा वहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसे नेक्स्ट हम स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आ जाती है कि चंद्रमा 25 डिग्री का है, वो सेजिटेरियस में है, वो फर्स्ट हाउस के अंदर है, लाइक दिस, है ना। तो ये पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। यहाँ पे अगर हम शनि को देखते हैं तो देखते हैं वो 5 नंबर राशि लियो राशि के अंदर है, और जबकि वहाँ पे हमारे को सॉफ्टवेयर के अंदर वो 4 नंबर राशि के अंदर दिखा रहा था। लगन चार्ट में वो 5 नंबर में दिखा रहा था। और चलित चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो मैं आपको दोबारा से रिपीट करके दिखा सकता हूँ, तो वहाँ पे वो 4 नंबर राशि में लेके आया। तो चौरस कुंडली के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि भी उसका राइट कस्ब क्या है, वो कितने डिग्री का है ना, और वो कौन सी राशि में है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम प्रेडिक्शन करने में, सही फलादेश करने में और आगे सही उपाय देने में गलती कर जाते हैं। ठीक है ना। तो आई हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी की लाइन में आगे बढ़ रहे हैं प्रोफेशनली, पर्सनली या प्रोफेशनली, तो चीज़ों को सबसे पहले एक्यूरेट करना पड़ेगा। दुनिया भर में इतने पंडित हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमारी हजारों सैकड़ों साल पुरानी ये विद्या है, बट फिर भी लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो रहे? उसका सिर्फ कारण यही है कि हम चीज़ों को डीपली एनालाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है ना। हमारे देखने में ही मिस्टेक्स है। सॉफ्टवेयर्स अलग अलग टाइप के हैं, उन्होंने बहुत कुछ बताया है, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन की कमी होने की वजह से बहुत सारे लोग, मोर देन 80% लोग इसको अच्छे से देख ही नहीं पाते। ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। दिस इज़ अ वेरी इजी फॉर्मेट इन राउंड चार्ट टू आइडेंटिफाई द डिग्री, जॉडियक, प्लैनेट्स, कस्प, वटेवर, ऑल थिंग्स। ठीक है जी। तो आई होप मैंने आपको इन पर्टिकुलर 2 वीडियोस के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंस क्या है। ठीक है। इसमें वेस्टर्न और वैदिक का कोई रोला नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम ये चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैंने बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। तो इसी तरीके के और बड़े गहरे राज हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर छिपे हुए हैं। बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी है वो सारी प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसा नहीं होता कि सीधा शुक्र को पकड़ा और मान लो किसी को बीवी की प्रॉब्लम आ गई तो शुक्र का सीधा उपाय करा दिया। अब वो बंदा धनी भी तो हो सकता है ना, करोड़पति भी तो हो सकता है। आपने उसका शुक्र माइनस कर दिया तो वो शुक्र बेचारे को क्या पता कि पत्नी को माइनस करना था या फाइनेंस को माइनस करना था। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजी के अंदर बड़े डीप कॉन्सेप्ट हैं। नक्षत्र के अलग हैं, प्लैनेट्स के अलग हैं। हमारे पास्ट कर्म के अंदर हमारे अंदर लिखा ही क्या हुआ है अभी तक, मतलब कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा है उसको। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली क्या चीज़ है और पास्ट कर्म के अंदर आप क्या लिखवा के लेके आए हो और आपको उसके अनुसार अपने लाइफ में कैसे एक्ट करना है, तो आप इसके लिए मेरे से संपर्क कर सकते हो डीप एस्ट्रोलॉजी लर्न करने के लिए। मेरा नंबर नीचे मैं डाल देता हूँ, 9855190008। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के लिए, इसको अच्छे करने के लिए मैं आपको इसके साथ बुक्स भी दूंगा, और आपको एस्ट्रोलॉजी का पीसी का सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर भी मैं आपको गाइड करूंगा। सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं, कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है, और 2-3 महीने में आप बड़े अच्छे से सीख सकते हैं। आपको पर्सनली सीखना है, प्रोफेशनली सीखना है, कैसे भी सीखना है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स तो सीखने ही पड़ेंगे। और अगर उपायों के बारे में बात करें तो मैं उपाय भी आपको साथ साथ गाइड करूँगा। देखो, अगर नॉर्मली अगर आप उपाय देखोगे तो वो क्या बोलेगा, मंदिर में दे दो, ज़मीन में दबा दो, लाइक, है ना,
या किसी गरीब को दान दे दो, ऐसे मतलब कुछ उपाय बोलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये काम नहीं करते, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर आके काम करते हैं, और एग्जैक्टली वो करने कैसे हैं वो मैं आपको सारी उसमें गाइड करूँगा। उसके अलावा उपाय हमेशा प्लैनेट का कम और जोडिएक का ज़्यादा होता है। तो जोडिएक का कौन से हाउस में क्या उपाय होता है जिससे आपको एकदम से रिलीफ मिले, है ना, तो आप उससे आपको देखना पड़ेगा। इवन आप तो छोटी छोटे मिनट सेकंड का आप हिसाब लगा सकते हो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना। तो लेकिन मैंने आज तक ऐसे लोगों को भी देखा जिनको आज तक ये भी नहीं मालूम कि उनकी लाइफ में अगले मिनट में क्या होने वाला है। अपने बच्चों के लिए तो देखने बड़ी दूर है ना। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप सब्जेक्ट है। अगर आप इसको और डीप में लर्न करना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9855190008। 9855190008। मैं नीचे लिख भी देता हूँ। थैंक यू।